रहे तो प्लीज जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए मुझे। गुड आफ्टरनून ख्वाहिश, कुमकुम, हेलो हेलो, अंशिका, अवंतिका, पल्लवी, प्राची, अंजलि, कैसे हैं सब? कैसे हैं मेरे सारे नादान परिंदे? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है बेटा? तो जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए। प्रियांशी, निधि, अमृतवीर, मनदीप, यस एवरीवन। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, थैंक यू सो मच। आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे से होमवर्क पूरा किया या नहीं बताओ मुझे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का समरी लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर, पॉडकास्ट को लेकर मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लेक्चर नंबर 2 पर आ गए हैं। फर्स्ट लेक्चर बहुत मजेदार था, हमने बहुत सारे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस की बात करते हुए समझा था कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, जेनेटिक डिजीजेस, एक्वायर्ड डिजीजेस, एक्वायर्ड में इन्फेक्शियस कौन सी है, नॉन इन्फेक्शियस कौन सी है, इन्फेक्शियस में कंटेजियस, नॉन कंटेजियस का क्या मतलब होता है, कैसे अगर कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, इट हैज टू अडैप्ट टू द एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी, ओनली देन इट विल मल्टीप्लाई एंड कॉज सम वाइटल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज जिससे बीमारी होगी। फिर हमने बात की थी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, किस किस तरीके से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, एयर ड्रॉपलेट से, चीजें, फोमाइट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू कैसे ट्रांसमिशन होता है डिजीजेस का। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है हमने बात की थी, इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होने से लेकर पहला लक्षण सिम्टम आने तक का जो समय होता है, ये सारी हमने बात की थी। अरे वाह, 180 आउट ऑफ 180 विक्रम लिख रहा है, क्या बात है। 170, पूजा 151, वेरी गुड। पलक 165, अरे वाह बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग बेटा। अनुष्का 117 जूलॉजी, अरे वाह यार, गुरु माँ का नाम रोशन कर रहे हो। प्रियांशी 165, वेरी गुड। जिसके मार्क्स कम आए वो भी डिमोटिवेट ना हो, बस ये देखे कहाँ कमी हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, उसको ब्लॉक करना है। बहुत 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 बढ़िया। जिसके अच्छे आ रहे हैं, कीप अप द गुड वर्क। 180 से कम आ रहे हैं तो देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या सिली मिस्टेक हो रही है, क्या नेगेटिव मार्किंग हो रही है, क्या रिवीजन की कमी हो रही है। रिवीजन के लिए मैंने आपको पॉडकास्ट, समरी लेक्चर्स भरपूर दे रखे हैं। 165, 95, 166, 155, 166, 160, 180, 152, 128। कोई बात नहीं है बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बस ये देखते चलो कहाँ कहाँ पर कमी हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए क्विकली जरा मेरे सारे नादान परिंदों, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं वो तो खुश होंगे ही, पर जिनके थोड़े कम भी आए हैं बेटा, दुखी नहीं होना है। दुखी होना, डिप्रेस होना, डाउन होना ये बहाना है, इसके ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। अपने को अपनी गलती देखनी है, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, आत्मविश्लेषण करना है, टेस्ट एनालिसिस करो, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ समय अपन खराब कर रहे हैं, क्यों मार्क्स अपने नहीं आ पा रहे हैं, उसको सोचिए। भले ही 15 से 20 मिनट लगेंगे और उस पर वर्क अपॉन करिए, पर दुखी नहीं होना। तो मेरे सारे नादान परिंदों, जरा चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। आइए उस स्टेथोस्कोप के नाम, आइए बढ़िया नंबरों के नाम, आइए ड्रीम मेडिकल कॉलेज के नाम, आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता से, बायोलॉजी मैया से। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको क्या बोलती हूँ बेटा, रेगुलरली पढ़ना है। अनन्या बेटा, किसी भी स्टूडेंट को डिप्रेशन फील नहीं करना है, डाउन फील नहीं करना है। मुझे पता है ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं डाउन फील नहीं करना, मैं भी बहुत बार लाइफ में डाउन फील करती हूँ, हम सब कभी ना कभी डाउन फील करते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। मैं नहीं कह रही हूं कि आप रेजिस्टेंट हो जाओ, मैं कह रही हूं आप रेजिलियंट हो जाओ। डाउन फील करो, पर बेटा डाउन केवल फील करने से क्या होगा, वो तो और डाउन 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 को उठाने वाला कोई नहीं आता बेटा, खुद उठना पड़ता है, अपने को हिम्मत करनी पड़ती है, अपने को बाउंस बैक करना पड़ता है, अपने को सोचना पड़ता है कहाँ कमी हो रही है और उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें अपने आप को संभालना पड़ता है। तो प्लीज 4x4 टेक्निक, नाम जब रेगुलर करें, सेल्फ एनालिसिस रेगुलर करें। जरूर कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ पढ़ने के तरीके में गड़बड़ हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करें और उस पर काम करिए, उस पर वर्क करिए बेटा। थोड़ी देर दुखी हो लिए, 2, 5, 10 मिनट, उसके बाद अपने आंसू खुद ही पोंछो और उठ खड़े हो, कोई नहीं आएगा दूसरा उठाने के लिए आपको। तो जैसा मैं आपसे हमेशा बोलती हूं कि रेजिस्टेंट कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन जो रेजिलियंट हो गया वो दुनिया जीत लेगा, वो अपनी दुनिया बना लेगा, वो अपने आप को खुश रख लेगा और एक लेवल पर लाइफ में पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो अब कोई भी बिल्कुल दुखी नहीं होगा। चलिए आइए बेटा, आज
डायग्नोसिस ट्रीटमेंट नहीं लूंगी बेटा, आज थोड़ी सी पढ़ाई करवानी है मुझे आप लोगों को। आ जाओ, हमने बैक्टीरियल डिजीजेस में बताया था मैंने आपको कि दो मेन है जो एनसीईआरटी में दी है, टाइफाइड और निमोनिया। आ जाओ बेटा, हेडिंग लिखो सबसे पहले टाइफाइड। आज थोड़ी सी इधर उधर की बातें अपने को कम करनी है, ठीक है? अच्छे से डिजीजेस कवर करेंगे हम, बिल्कुल प्लानर के अकॉर्डिंग बढ़िया अपनी क्लासेस चल रही हैं। लिखिए, और बिल्कुल भी ये क्रिसमस और न्यू ईयर मोड में मत आना कोई भी। अपना न्यू ईयर मेडिकल कॉलेज में ही मनेगा। चलो आ जाओ, अब हम जब भी कोई भी डिजीज पढ़ेंगे बेटा, तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि उसको करने वाला, बीमारी करवाने वाला पैथोजन कौन सा है, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में टेबल बनवाया था कि टाइफाइड होती है साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। बेटा इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, ऐसे करके पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिजीज या विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल आर नॉट बैक्टीरियल, ऐसे करके पहला क्वेश्चन बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, यानी ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो हमेशा सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया वायरस किस ग्रुप से हो रहा है, और फिर उसका नाम पता होना चाहिए, कोई भी डिजीज हम पढ़ेंगे। अब दूसरा हमें पता होना चाहिए ये बॉडी के अंदर कैसे आता है। अब बॉडी के अंदर कैसे आता है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी में कहां मिलता है। देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, कॉमन सेंस सिखा रही हूं आपको, डॉक्टर की तरह सोचो। भाई अगर कोई भी पैथोजन जीआईटी में मिले, चाहे बक्कल कैविटी में मिले, ईसोफेगस में मिले, स्टमक में मिले, स्मॉल इंटेस्टीन में मिले, लार्ज इंटेस्टीन में मिले, तो वो कैसे आएगा बेटा? खाने पीने से ही तो आएगा। यानी ये हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है। मान लो एक इंसान है ए, ये बीमार है, इसको टाइफाइड का इंफेक्शन है, बीमारी है, मतलब इसकी स्मॉल इंटेस्टीन में साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है, इसको बीमारी हो गई। अब स्मॉल इंटेस्टीन से लार्ज इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन से फाइनली रेक्टम और एनस के थ्रू, यानी जब इसकी फीसिस पास होगी, मोशन पास होगा, उसमें ये बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा। अब वो मोशन जो है वो गटर से होता हुआ, मान लो कोई आसपास वाटर बॉडी है उसमें चला गया, तो ये बैक्टीरिया वहां चला गया। और मान लीजिए कि वहां के पानी से कहीं बगल में कोई सब्जी मंडी है, वहां की सब्जियां धोई जाती हैं, बढ़िया चोमू के ताजे पानी से सब्जियां धुल रही हैं, तो ये बैक्टीरिया मान लो एक एप्पल पे, खीरे पे, टमाटर पे चिपक गया। अब ये सब माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल मोनेरा, दिखाई तो कुछ देता नहीं है। आप वहां से सब्जी खरीद लाए, घर वाले वहां से सब्जी खरीद लाए, आपने बिना सब्जी को ढंग से धोए हुए उसे खा लिया, तो क्या होगा? तो वो बैक्टीरिया अब आपके स्मॉल इंटेस्टीन तक पहुंचेगा और बीमारी कर देगा। यानी कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू कोई भी पैथोजन अगर जीआईटी में मिल रहा है तो फीसिस के थ्रू बाहर निकलेगा और कंटैमिनेटेड वाटर एंड बॉडी वाटर के थ्रू अंदर आएगा। इसीलिए बेटा कभी भी सलाद जो खाते हैं, सैलेड्स मतलब कच्चा, चाहे आप खीरा खाओ, टमाटर खाओ, प्याज तो खैर नहीं धोते हैं बट क्योंकि उसका छिलका उतार देते हैं हम, तो कोई भी सलाद जब खाते हो या फ्रूट्स खाते हो, ऑफ कोर्स केले भी नहीं धोएंगे, बट कोई भी अदर फ्रूट्स आप खाते हो, आप अमरूद लेकर आ रहे हो, है ना, संतरा भी धोने की जरूरत नहीं है, वैसा नहीं संतरा भी धो दो, केला भी धो दो, गुरु माँ ने बोला है सब धो दो, तो कॉमन सेंस अक्कल से, तो ये सब जो है अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए, साफ पानी से धोकर। और इसीलिए बेटा कोशिश कर जब आप शादियों में जाते हो, अभी तो शादी का सीजन भी है, वैसे आपको तो जाना नहीं है कहीं, बट हाँ अगर आप कहीं भी शादियों में भी जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको सलाद और कट फ्रूट्स वहां के नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो सब खुले में रहते हैं और पता नहीं कौन से पानी से धो रहे हैं। तो कोशिश करके ये चीजें जो हैं ये बाहर अवॉइड करनी चाहिए। तो ये कहाँ रहता है? लिव्स इन, हमारे अंदर रहता है बेटा ह्यूमन और स्मॉल इंटेस्टीन। अब याद कैसे करोगे भाई? दो तरह की इंटेस्टीन है, स्मॉल और लार्ज, तो आपके सामने ही दिख रहा है, साल्मोनेला स्मॉल, साल्मोनेला स्मॉल, साल्मोनेला स्मॉल। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कंफ्यूजन होता था कौन सी वाली इंटेस्टीन है? सच्ची सच्ची मी लिख कर भेजो, और उनको क्लिक भी नहीं करा था कि ऐसे याद कर सकते हैं, बताओ जरा। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में पाया जाएगा, यहां रहता है, यहां। और कैसे आएगा बेटा? थ्रू
यानी मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? कंटैमिनेटेड, दूषित खाना पानी, ऐसा खाना पानी जिस पर यह बैक्टीरिया चिपका हुआ है। कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो कितना आसान था, बताओ, आपके सामने ही है। एस से साल्मोनेला, एस से स्मॉल इंटेस्टीन, एस से साल्मोनेला, एस से स्मॉल इंटेस्टीन। अच्छा, अगर इसे लिख देंगे ना, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स, और कंटैमिनेटेड की जगह अनकंटैमिनेटेड कर देंगे तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा। अनकंटैमिनेटेड मतलब उस खाने पानी में साल्मोनेला टाइफी है ही नहीं, तो फिर काय को बीमारी होगी आपको। ठीक है, देखो कितने सारे स्टूडेंट्स मी लिखकर भेज रहे हैं। अब एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स, माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स। अब इसका मतलब समझो, ये कैसे होगा भाई? खाने पीने से हमारे माउथ में आया, माउथ से ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन में आके ये बढ़िया रहता है। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जो खाली जगह है वहां खाना भी आएगा, वो डाइजेस्ट होगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स टूटेंगे, आपको मालूम है, प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड्स टूटेंगे, वो सब टूटेगा, फिर ब्लड वहां से एब्जॉर्ब करेगा इन सबको। तो बेटा ये ब्लड के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और ब्लड आपको पता है फिर वो वेन में डालेगा, फिर वेन से राइट एट्रियम हार्ट में जाती है। कितने बच्चों को समझ आ रहा है, याद आ रहा है? फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी वेन, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अयोटा, तो ये वहां आ जाएगा। अयोटा से आर्टरीज निकलती है सारे ऑर्गन्स की, तो ये सारे ऑर्गन्स में भी फैल सकता है, यानी ये अदर ऑर्गन्स में माइग्रेट करेगा। किसके थ्रू करेगा बेटा? ब्लड के थ्रू। याद आ रहा है कैसे होगा ये घटना, कैसे घटेगी? तो रहता तो मेन स्मॉल इंटेस्टीन में, पर खून के थ्रू पूरी बॉडी में भी जा सकता है। इसीलिए बेटा टाइफाइड का अभी मैं सिखाऊंगी आपको, जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपने 5 दिन की एंटीबायोटिक लिखी थी, आपने 3 दिन की एंटीबायोटिक ली और आप ठीक हो गए, और ज्यादातर अपन इंडिया में ऐसा करते भी हैं। 3 दिन में ठीक हो गए, बोले फालतू गोलियां क्यों खानी है, तो गोली खाना बंद कर दी, टैबलेट बंद कर दी। तो 5 दिन में सारे बैक्टीरिया मरते, 3 दिन में मान लो 80% मरे थे, और वो जो 20% थे वो बड़े शातिर थे, क्योंकि आपने डोज इनकम्प्लीट लिया। उन्होंने इससे लेसन ले लिया कि ये वाली गोली खाता है, और उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, और धीरे धीरे पता पड़ा टाइफाइड का रिलैप्स हो गया। अगर कभी सुना हो किसी ने, ईश्वर नहीं करे, लेकिन अगर कभी किसी ने आसपास सुना हो, घर में आसपास, कि टाइफाइड पलट कर आ गया, वो बड़ा खतरनाक होता है। टाइफाइड पलट कर आ गया, वो यही है, रिलैप्स हो जाता है, वो और रेजिस्टेंट है। अब आप वो वाली एंटीबायोटिक लोगे तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके खिलाफ तो उसने स्ट्रैटेजी बना ली है, उसको तो वो मार देगी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना बेटा। एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा पूरा लिया जाता है। 5 डेज का अगर कोर्स प्रिस्क्राइब्ड है तो 5 डेज ही लेना है, भले ही आप 2 दिन में ही आराम पड़ जाए, भले ही पहले दिन भी आराम पड़ जाए, ये बात ध्यान रखना। घर में भी किसी को भी एंटीबायोटिक का कोर्स अगर चलेगा तो पूरा का पूरा ही लेना है। चलिए अब आते हैं इसमें पेशेंट को लक्षण क्या होंगे। बेटा देखो, एक बात तो घोंट कर समझ लो कि बुखार हमेशा लिख दिया करो। हमारे बॉडी में जब भी कहीं भी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी आएगा, इन्फेक्शन होगा, तो बॉडी बुखार, बॉडी का टेम्परेचर हाई करती है। बुखार एक अच्छी बात है। अगर बुखार नहीं हो, दर्द नहीं हो, खांसी नहीं हो, उल्टियां नहीं हो, तो हम डॉक्टर को दिखाएं नहीं। और ऐसे ही तो कैंसर में होता है। कैंसर में काफी सारे कैंसर्स हैं जिनके सिम्टम्स, लक्षण जो हैं वो ना के बराबर होते हैं, होते ही नहीं है, हल्के फुल्के होते हैं, पेशेंट को समझ ही नहीं आता। जैसे मैंने आपको याद है मैमरी ग्लैंड्स पढ़ाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तब भी मैंने बताया था, मेरी एक पेशेंट थी, डिलीवर्ड पेशेंट थी, उसका फोन आया, बोला मैम मेरे को यहाँ पे ब्रेस्ट में गठान फील हो रही है, लंप फील हो रहा है। मैंने उसको पहला क्वेश्चन पूछा कि उसमें दर्द हो रहा है क्या, और उसने बड़ा बहुत अच्छे से, नहीं 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 मैम दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा। वो बड़ी खुशी से बोल रही थी, और मेरी हार्ट बीट ऊपर हो गई, क्योंकि अगर दर्द होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, वो सिंपल इन्फेक्शन होता, हम ठीक कर देते, पर दर्द नहीं हो रहा। तुरंत उसकी मैमोग्राफी कराई थी, कैंसर डायग्नोज हुआ था, और उस ट्यूमर को रिमूव किया था। याद है आपको? तो बुखार, सरदर्द और कमजोरी, बुखार सरदर्द कमजोरी, फिर से बोलो, बुखार सरदर्द कमजोरी, बुखार सरदर्द कमजोरी, ये तो हर उसमें लिख दिया करो, हर उसमें। सो बुखार यानी फीवर, हेडेक एंड वीकनेस, ये 3 चीजें तो बेटा हर बीमारी में लिख देंगे अपन। बुखार, हेडेक एंड वीकनेस। अब यहां पे क्योंकि स्मॉल इंटेस्टीन में इंफेक्शन होगा, और स्मॉल इंटेस्टीन में आप जानते हो, समझो रटना नहीं है, स्मॉल इंटेस्टीन में आप जानते हो
फूड का मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो भाई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, जब डाइजेशन नहीं होगा, खाना पड़ा रहेगा, तो भूख नहीं लगेगी। भाई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भूख नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। और खाना जब पड़ा रहेगा, डाइजेशन में गड़बड़ होगी, तो बेटा पेट दुखेगा, अपना पेट दुखेगा, कब्जी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, मोशन पास नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन। कितना इजी तो है मुझे बताओ। देखो फीवर हेडेक वीकनेस सब में होता है, फीवर हेडेक वीकनेस सब में होता है, और इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, जहां पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होना है, तो भूख नहीं लगेगी, मोशन ढंग से पास नहीं होगा, पेट में दर्द होगा जब ये खाना पड़ा रहेगा। कितना इजी तो है बेटा, मेरे साथ साथ याद करो, मेरे साथ साथ याद करो, कितना आसान है। अब मैं एक और लिखवा रही हूं आउट ऑफ एनसीईआरटी, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, आप चाहो तो नीचे लिखना। बेटा नॉर्मली जब इंफेक्शन होता है ना, तो हमारा हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करता है, हमारी हार्ट रेट, पल्स रेट इंक्रीज होती है, पर यहां पर हार्ट स्लो हो जाता है, ब्रैडीकार्डिया होता है, ब्रैडी मतलब लो हार्ट रेट, लो, नॉर्मल से कम हार्ट रेट हो जाती है, या पल्स रेट भी बोल सकते हैं। याद है मैंने आपको कहा था, हार्ट जितनी बार बीट करेगा वही हम यहां पर पल्स के रूप में फील करते हैं। कितने स्टूडेंट्स को याद आ रहा है? ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, नीट में नहीं पूछा है और एग्जाम्स में आया हुआ है। अब सवाल उठता है कि गुरुमा बिल्कुल देविका पूछ रही है कौन सा बुखार। बेटा बुखार तो बुखार होता है, बुखार का मतलब ही होता है बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है, लेकिन फीवर के पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी, मलेरिया में हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद बुखार ऊपर, मतलब टेम्परेचर हाई होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, एवरी 2 डेज, एवरी 3 डेज या एवरी 4 डेज। कौन सी स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, उसके अकॉर्डिंग। टीबी में हम पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, शाम होते होते टेम्परेचर बढ़ता है, सुबह होते होते फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर दिन भर नॉर्मल रहता है, फिर शाम होते होते टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के फीवर हैं। इसमें बेटा लगातार हाई फीवर रहता है, सस्टेन्ड हाई फीवर, सस्टेन 39 से 40 डिग्री सेल्सियस लगातार बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है। 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस काफी हाई है बेटा, नॉर्मली 37 डिग्री होता है बॉडी का टेम्परेचर, आप जानते हैं। लगातार लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। अब अगर बहुत सिवियर केस हुआ, मतलब ट्रीटमेंट नहीं लिया आपने, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ गए, तो बेटा ये बैक्टीरिया कहां है? एस से साल्मोनेला, एस से स्मॉल इंटेस्टीन। तो स्मॉल इंटेस्टीन की जो दीवार है, एक तो खाली जगह है जहां खाना आया है ल्यूमन, और एक वॉल है, ये वॉल में रहते हैं, ये वॉल में छेद तक कर देते हैं। इंटेस्टीन में परफोरेशन हो जाता है, छेद हो जाता है, और पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। इतना खतरनाक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूं कि अगर सीवियर केस हुआ, सीवियर केस, तो इंटेस्टीन में छेद तक हो सकता है। बेटा इनको रटना नहीं है, इसको समझना है। आपको अगर ये पता है कि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, और अगर आपको ये पता है कि साल्मोनेला टाइफी स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है, तो सीवियर केस में क्या करेगा? ये इंटेस्टीन में छेद कर देगा, जिससे डेथ तक हो जाएगी, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ। इसीलिए अगर किसी को टाइफाइड होता है तो उसकी डोज पूरी प्रॉपर कंप्लीट लेनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ इसका बचाव क्या हो सकता है? बेटा जब भी कोई डिजीज पढ़ते हैं तो 2 चीजें हम पढ़ते हैं, एक उसका बचाव यानी प्रिवेंशन, और एक उसका इलाज यानी क्योर या ट्रीटमेंट। तो अभी हम बचाव की बात कर रहे हैं, हम कैसे बच सकते हैं कि ये टाइफाइड ना हो, कैसे बच सकते हो। बेटा बचाव तब आएगा अगर आपको ये पता ये कैसे होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है, तो जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, डिजीज्ड पेशेंट है, उसकी फीसस से बाहर निकलेगा। तो बेटा अगर हम सैनिटेशन प्रॉपर रखें, जो फीसस को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है, जैसे पहले ओपन डेफिकेशन वगैरह होता था, है ना, जो पानी जिसको हम यूज कर रहे हैं सब्जियां धोने के लिए, वो प्रॉपर रखें, कुकिंग प्रॉपर रखें, अपना हाइजीन प्रॉपर रखें, तो ये सारी बीमारियां प्रिवेंट हो सकती हैं। तो पहला हो गया इसमें पर्सनल हाइजीन, खुद की हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, यानी प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए साबुन से आफ्टर गोइंग टू द वॉशरूम। सो पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन
प्रॉपर सैनिटेशन, यानी जो गटर वगैरह हैं उनकी टाइम टाइम पे सफाई होना, जिस पानी को आसपास के इलाकों में भेजा जा रहा है, नल में सप्लाई हो रही है, उसमें फीकल मैटर डिस्पोज ना हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो अच्छे से, साफ पानी से खाने को धोया जाए। और इसका टीका भी आता है बेटा, वैक्सीनेशन। जैसे कोविड का वैक्सीनेशन लेते हैं ना अपन, वैक्सीन के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वैक्सीनेशन दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, टाइफाइड का वैक्सीन। नाउ फिर हम हमेशा पढ़ते हैं कि इनके बारे में पता कैसे लगाया जाए, डायग्नोसिस। जैसे अगर किसी को लगता है उसे डेंगू है, डॉक्टर को लगा इसको डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, मलेरिया है ब्लड टेस्ट कराते हैं। ऐसे ही खून में जांच होती है जिसे विडाल टेस्ट बोलते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आया भी है। दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। बेसिकली आपका तो खून निकालेंगे, ब्लड लेंगे और उस ब्लड में चेक करेंगे साल्मोनेला टाइफी का प्रेजेंस। चलिए अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट भी हमारी एनसीईआरटी में हालांकि नहीं दिया हुआ है। बेटा एक बात याद रखो, जितने भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं उनके खिलाफ एंटीबायोटिक दी जाती है, सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स। जी हाँ, याद है पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक पढ़ते हैं जो फंजाई से मिलती है और बैक्टीरिया को मारती है। ऐसे ही कई सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो किसी बैक्टीरिया से मिलती हैं और दूसरे बैक्टीरिया को मारती हैं। और कई सारी एंटीबायोटिक्स अब डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में भी बना ली आर्टिफिशियली। तो एंटीबायोटिक्स जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बैक्टीरियल डिजीज अगर है तो एंटीबायोटिक से ट्रीट होती है। वायरल नहीं बेटा, उसके लिए एंटीवायरल अलग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है तो एंटी प्रोटोजोअल अलग होती है, ये एंटी फंगल भी अलग होती है। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट। चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी खूबसूरत बला की, जिसका नाम है मैरी मेलोन। मैरी मेलोन। आपको पता चलेगा कि हर खूबसूरत चीज, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बेटा मैरी मेलोन जो है ये कुक थी, रसोइया कुक, लंदन में। और ये बहुत अमीर अमीर लोग जो है ना उनके घर पे भी खाना बनाती थी। इसकी एक पुडिंग तो खतरनाक रूप से फेमस थी, दीवाने थे लोग इसकी पुडिंग के। और ये बहुत अच्छे रईस घरों के कुक में से आती थी, पर इसकी पर्सनल हाइजीन बड़ी बुरी थी। एक बार इसको टाइफाइड हुआ, इसने पूरा ट्रीटमेंट लिया नहीं, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहा। हालांकि ये इसको सिम्टम्स ठीक हो गए, ये बीमार नहीं थी, ये काम पे दोबारा चली गई, ये अपना खाना वाना बनाने लगी। अब इसकी फीसिस से वो साल्मोनेला टाइफी निकलते रहे होंगे। इसकी अच्छी पर्सनल हाइजीन नहीं थी, ये हाथ वाथ ढंग से धोती नहीं थी, इसके हाथ वाथ पे बैक्टीरिया चिपक गया होगा, उसी से ये बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिला रही है। तो जिनको खिला रही थी उनके अंदर वो साल्मोनेला टाइफी गए और आसपास में टाइफाइड के पेशेंट्स बढ़ने लगे। बड़ी मुश्किल से ये पकड़ाई आया था कि मैरी मेलोन जी जो है वो टाइफाइड की करियर हैं, बीमार तो नहीं है वो खुद अब, लेकिन करियर है, उनके थ्रू साल्मोनेला टाइफी रिलीज हो रहे हैं और वो दूसरों के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बीमारी कर रहे हैं। इसका कुकिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और इनको जेल में बंद कर दिया गया। जी हाँ, जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद ये वहां से रिलीज हुई, जो भी जितने साल की जेल थी, गूगल मत करना, टाइम बर्बाद मत करना। उसके बाद ये फिर एक जगह गई, वहां पर फिर इसने खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर वहां पर खूब सारे लोग टाइफाइड केसेस आने लगे। अब तो भाई आसान था पकड़ना। मैरी मेलोन जी का फिर से ब्लड टेस्ट किया गया, फिर से उनको टाइफाइड का करियर पाया गया और उनका परमानेंटली लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, उसको परमानेंटली जेल में डाल दिया गया और उसको बोला अब तुम कुकिंग कभी नहीं कर सकते हो कहीं पर भी बाय प्रोफेशन। सो मैरी मेलोन को नाम दिया गया टाइफाइड मैरी। और ये कोई बहुत प्राउड फील होने वाली बात नहीं है बेटा, ये बहुत ही बुरी बात है इनके लिए। ये ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा है, ये कोई नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है इनको। तो इन्हें कहा गया टाइफाइड मैरी क्योंकि इन्होंने टाइफाइड फैलाया था कुक बाय प्रोफेशन। कितने स्टूडेंट्स हैं, अच्छा बताओ, मी लिखकर भेजो, जिन्हें लगता था कि ये कुछ मतलब जिन्हें ये स्टोरी नहीं पता था और उनको लगता था कि मतलब अच्छी है ये खुद पीड़ित है। मतलब कितने लोगों को ऐसा लगता था। शी वॉज अ टाइफाइड करियर।
भाई अगर आप कुक हैं, आप शेफ हैं, इट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, हाउ कैन यू नॉट। इसे डॉक्टर बाय प्रोफेशन लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो कितने सारे स्टूडेंट्स मी लिख कर भेज रहे हैं। चलिए मजे आ गए ना। आओ आपको इस खूबसूरत बला का फोटो दिखाती हूं, ये रही। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेडिकेमेंट ऑफ मैरी मेलोन, अ प्रिजनर इन न्यूयॉर्क। सॉरी मैं लंदन बोल गई थी, न्यूयॉर्क अमेरिका हो गया ये तो, अमेरिका न्यूयॉर्क। सो ये है टाइफाइड मैरी, अ वेरी ब्यूटिफुल, अ वेरी स्किल्ड कुक बाय प्रोफेशन। चलो आ जाओ बेटा, एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए प्लीज, एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालो। ये सारा मैं बता चुकी हूं एक एक शब्द, और ये भी मैंने बता दिया है। चलो आओ अब हम सेकेंड डिजीज पढ़ेंगे। सेकेंड डिजीज, इसे 1 लिखा था क्या मैंने, नहीं। चलो सेकेंड डिजीज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, इसमें पी साइलेंट है बेटा, पी साइलेंट है, पी का उच्चारण नहीं करते। तो ये होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता था, पर इसका पैथोजन है, इसका पैथोजन है 2 से होता है, मैंने बताया भी था आपको। एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। पता है निमोनी कैसे लिखते हैं, निमोनिया लिखो और ई लगा दो, ये हो गया निमोनी। कोकस मतलब गोल गोल राउंड शेप का बैक्टीरिया है बेटा ये। और सेकंड है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। याद है हिंद बायोटेक्नोलॉजी अगर किसी ने पढ़ी हो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हिंद 2 पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये दोनों ही बैक्टीरिया हैं, यानी ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए अब ये बॉडी में आता कैसे है ये बैक्टीरिया, उसके लिए पता होना चाहिए कि ये डिजीज कहां इन्फेक्ट करती है। बेटा ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी लंग्स तक चला जाता है, और लंग्स में भी वो जो एल्व्यूलाई थे वहां तक चला जाता है, जिन्हें एयर सैक्स बोलते हैं। तो खुद सोचो ये कहां से आएगा, नाक से। नेचुरली एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स, कितनों को याद आ रहा है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई तक पहुंचेगा। बिल्कुल इजी है। सो दिस इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई या एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। नेचुरली बेटा अगर लंग्स में जा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है, तो कोई खाने पीने से तो नहीं आएगा ना भाई, सीधी सी बात है। अगर कोई इंटेस्टाइन में जा रहा है तो नाक से नहीं जाएगा, और अगर कोई लंग्स में जा रहा है तो खाने पीने से नहीं जाएगा। इट इज सो इजी। तो फिर ये कैसे फैलेगा, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? सोचो, खुद ही सोचो भाई। एक इंसान है जिसे निमोनिया है, एक इंसान है जिसे निमोनिया है, ठीक है, उसने छींका, या वो नॉर्मली इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहा है, सांस बाहर छोड़ी, तो हवा में ये बैक्टीरिया आ गए, दिखाई तो दे नहीं रहे किसी को। दूसरे ने, उसके घर में ही बगल में रहता है, उसने वही हवा इनहेल करी, या हवा तो किसी से रुकती नहीं है, हवा तो बहती जा रही है, दूर कहीं पर वो हवा पहुंची, बाय चांस जब अगले ने इनहेल करी तो उसके लंग्स में आ गया। या मान लीजिए कोई इंसान है जिसको निमोनिया है घर में, वो बाहर जा रहा था या वो कुछ लिख रहा था जो आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, वो एकदम से छींका तो उसकी नाक के थ्रू एक्सहेलेशन में ये बाहर टपक गया। बैक्टीरिया दिख तो रहा नहीं है, ये पेन पर आ गया, खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, उस पर आ गया, डोर के हैंडल पर आ गया, अगला कोई घरवाला आया या रिश्तेदार आया, उसने उसको पकड़ा, उसने नाक पे, उसकी आदत थी, उसने ऐसे ऐसे हाथ करा, उसके अंदर चला गया। यानी चीजों के थ्रू या हवा के थ्रू। सिंपल है बेटा। सो एयरबॉर्न, एयरबॉर्न या एयर ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स एक ही बात है। सीधे इनहेल करने से, डायरेक्ट इनहेलेशन, हवा जो इनहेल कर रहे हैं, या चीजों के थ्रू,
अल्टीमेटली तो चीजों के थ्रू भी बेटा अल्टीमेटली नाक से ही जा रहा है, जाएगा तो नाक से ही, थ्रू कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास, पेन, पेंसिल, बर्तन, कहीं पर भी वो बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है, जिसे हमने फोमाइट बॉर्न कहा था, फोमाइट ना। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? हमेशा पैथोजन देखा, बॉडी में कहां रहता है उससे आइडिया लग गया, बॉडी के अंदर कैसे आएगा। अब सवाल उठता है कि इसके लक्षण क्या होंगे। बेटा ये लंग्स में क्या करता है, जो एल्व्यूलाई है ना, वहां पर कायदे से खाली हवा होनी चाहिए। O2 CO2 याद है, एल्व्यूलाई इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, वहीं से O2 CO2 ब्लड और एल्व्यूलाई के बीच में एक्सचेंज होती है। पर ये बैक्टीरिया फ्लूइड बनवाने लग जाता है एल्व्यूलाई में, तो फ्लूइड जब भर जाएगा तो अब O2 CO2 का एक्सचेंज अच्छे से नहीं होगा, तो O2 कम पहुंचेगी टिश्यूज तक और CO2 कम बाहर निकलेगी बॉडी के। यानी O2 कम पहुंच रही है बेटा, सांस लेने में तकलीफ होगी, थकान, बुखार, हेडेक वो तो होता ही है, और CO2 अंदर बढ़ रही है। सीवियर केस अगर होंगे बेटा तो लिप्स, नेल्स ये सब नीले पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर CO2 हाई हो जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम्स सांस लेने से रिलेटेड होंगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। जबकि साल्मोनेला टाइफी ने टाइफाइड जब किया था तो भूख नहीं लगी थी, पेट दर्द हो रहा था, कब्जी हो रही थी, ये सब कुछ होगा क्योंकि वो इंटेस्टाइन की डिजीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज है। सो एल्व्यूलाई गेट्स फिल्ड विथ फ्लूइड, है ना कितना आसान बेटा, समझ के पढ़ो, रटना नहीं है बीमारियों को, फिल्ड विथ फ्लूइड, और इसीलिए सांस लेने में तकलीफ होगी, O2 CO2 एक्सचेंज ढंग से नहीं होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो अगर आपको यह पता है कि पैथोजन रहता कहां है, तो आप काफी चीजें बता सकते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, काफी कुछ। चलिए अब आइए हम इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है बेटा 3 सिम्टम्स तो लिख ही देना, 3 सिम्टम्स तो हमेशा लिख देना, बुखार, कमजोरी और सरदर्द। ये आपको MBBS में बहुत काम आएगा, कोई भी डिजीज हो 3 सिम्टम्स जरूर लिख दो। सो ये हमने लिख दिए। अब बेटा इसमें ठंड लगेगी और कफ, खांसी होगी, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी, और सांस लेने में तकलीफ होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि एल्व्यूलाई में फ्लूइड भर गया है ना कितना आसान। सो चिल्स, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीवियर केस में क्या होगा भाई, अगर स्मॉल इंटेस्टीन में था बैक्टीरिया तो इंटेस्टीन में छेद हो गया था, लेकिन यहां पर होठ और नाखून नीले पड़ जाएंगे, फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश, पहले हल्का हल्का ग्रे और फिर और नीले पड़ जाते हैं, क्योंकि CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है। सबसे पहले होठ नीले पड़ेंगे और उंगली के नाखून नीले पड़ेंगे। नोट कर लो और डन डनाडन डन कर दो। यस आयशा, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप। हाँ बेटा, टाइफाइड को ही एंटेरिक फीवर भी कहेंगे, क्योंकि एंटेरॉन वर्ड इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, बिल्कुल। अब आ जाओ, इसका प्रिवेंशन क्या होगा, भाई अगर ये हवा से आ रही है, चीजों से आ रही है, एक तो इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, टीका अवेलेबल है। दूसरा बेटा मास्क यूज करो, किसी को अगर निमोनिया है आसपास तो आप मास्क यूज करिए, ताकि आप इनहेल ना कर पाए उसको, और उसकी चीजों को मत छुइए। यही सब होता है जो कोविड में सीखा था अपन ने, वही सारे प्रिवेंशन है। और बैक्टीरिया से होती है तो इसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, इसकी भी एंटीबायोटिक्स आती हैं,
केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करेंगे। कंप्लीट डोज लेना जरूरी है। दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, हो गया बेटा। हाँ, न्यूबॉर्न्स में निमोनिया काफी कॉमन होता है, इम्यूनिटी पुअर होती है, निमोनिया बहुत कॉमन होता है न्यूबॉर्न्स में। चलिए एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी निकालो, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। एक बार प्लीज एनसीईआरटी निकालो बेटा। ये देखो, मेन तो निमोनिया और टाइफाइड, ये दो तो डिटेल में दिए हुए हैं, पर ये मैंने आपसे कहा था डिसेंट्री शिगेला करता है, जिसमें खूनी दस्त होते हैं, यानी लूज मोशन मिक्स विद ब्लड एंड म्यूकस। प्लेग मैंने आपको कहा था यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। रैट फ्ली उसको उसका करियर है, और चूहों की बीमारी है, एपिडेमिक है, महामारी है। और डिफ्थीरिया में सूडो मेम्ब्रेन, झूठी मेम्ब्रेन बनी थी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो ये 3 एनसीईआरटी में सिर्फ नाम मेंशन्ड है। चलिए अब मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूं। आपको ट्रिक से नहीं भी याद रखना तो कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वायरल डिजीजेस हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस हमारी कंप्लीट हो गई। तो रूबी हैड मीजल स्पॉट ऑन हर चीक्स इन कोल्ड वेदर। सर्दियों में गाल पर रूबी को खसरे का स्पॉट हुआ। बेटा रुबेला, जिसे मीजल्स, रेबीज जो कुत्ते के काटने से या जंगली बंदर के काटने से, या पॉक्स वोल्फ बिल्ली उनके काटने से भी होती है। स्मॉल पॉक्स चेचक जो गड्ढे गड्ढे रह जाते हैं, बड़ी माता कहते हैं। हर्पीज, बेटा हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से, आपको याद है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमने पढ़ी थी। चिकन पॉक्स छोटी माता, आई थिंक सबको कभी ना कभी बचपन में हुआ होगा। बचपन में एक बार हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसकी मेमोरी रखता है, और फिर दोबारा जब वायरस अंदर आते भी हैं तो हमें बीमारी नहीं होती, लक्षण सिम्टम्स नहीं आते, पहले ही इम्यून सिस्टम मार देता है। तो चिकन पॉक्स जिंदगी में एक ही बार होता है। मैं फर्स्ट क्लास में थी जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, मैं हर बैच में बताती हूँ, और मुझे तब अलग से एग्जाम दिलवाया गया था। वहां पर प्यून भैया खड़े रहते थे और मैं अलग से पेपर लिखती थी। बट आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं तो अच्छी फर्स्ट टॉपर स्टूडेंट थी, पूरे साल मेरे अच्छे नंबर आए थे, तो बेचारी पहली क्लास की बच्ची को वैसे ही प्रमोट कर देते, क्यों उसको बिठाकर फाइनल का एग्जाम दिलवाया था। बट कोई बात नहीं है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में है, इसकी अभी हम बात करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी नीट दोनों में आता है। जुखाम जिसको बोलते हैं, कभी ना कभी सबको हुआ है। तो वो पीली पड़ गई, येलो फीवर, वो पीली पड़ गई येलो फीवर, ये सबको आना चाहिए। जिसको लिखना हो तो लिख भी सकते हो। अब तो उसकी मम्मी ने एक डॉक्टर डैंग को बुलाया। डॉक्टर डैंग, अगर कभी मूवी देखी हो कर्मा, तो कर्मा के विलेन का नाम था डॉक्टर डैंग। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें याद रहेगी, आज मत निपटा लेना जाके, ठीक है। डॉक्टर डैंग मतलब डेंगू। उन्होंने एडवाइस किया यानी एड्स भर भर के डिटेल में है एनसीईआरटी में। बेटा डेंगू एनसीईआरटी में नहीं है, बट डेंगू नीट के सिलेबस में है, हमें करनी है। तो उसकी मम्मी को मम्स भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, कि इसको चिकन पोर्शन खिलाया करो। चिकन पोर्शन यानी चिकन गुनिया, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, बट नीट के सिलेबस में है। और पोलियो आप सबने देखा होगा, पोलियो के बच्चे जिनके पैर खराब हो जाते हैं, वायरल डिजीज है, इतना हमें आना चाहिए। पोलियो वायरस से होता है। पोलियो 2 घूंट जिंदगी की, नियरली रैडिकेटेड है। घर घर में इसकी 2 बूंद बच्चों को पिलाई जाती है। और रूबी 5 गुना खुश हो गई। हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है बेटा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। अपन हमेशा हेपेटाइटिस बी को डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है। HIV एड्स के साथ मैंने आपको बताया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वायरल डिजीजेस हैं। चलिए अब आइए हम वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड पढ़ेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में है। प्लीज हेडिंग लिखिएगा कॉमन कोल्ड, जिसको हम जुखाम बोलते हैं। आछू, वही सबको कभी ना कभी हुआ है। बेटा अब ध्यान से सुनो,
कितने लोगों ने नोट करा है कि जब भी कहीं पर हाँ, हेपेटाइटिस बी भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑफ कोर्स हम पढ़ते ही उसको एड्स के साथ। जब भी किसी को घर में एक को जुकाम होता है तो सबको हो जाता है ना। जुकाम में क्या होता है, देखो निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, कॉमन कोल्ड वायरस से होता है। पहला डिफरेंस, निमोनिया का बैक्टीरिया लंग्स के एल्व्यूलाई तक जाता है, पर ये केवल हमारी नाक और ऊपर ऊपर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब नोज, नेजल चेंबर, नेजल पैसेज, नेजोफैरिंग्स, बस वहीं तक का एरिया, ऊपर ऊपर का लैरिंगोफैरिंग्स, बस वहीं तक। ये वायरस कभी भी लंग्स तक नहीं जाता। और नोज के लिए राइनो वर्ड यूज करते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन यानी इसे कहते हैं राइनाइटिस, इसका नाम है राइनाइटिस। और ये बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंफेक्शियस, मतलब एक को होगी तो दूसरे को हो जाएगी जो साथ में रहता है, वन ऑफ द मोस्ट इंफेक्शियस डिजीजेस इन मैन है। मोस्ट इंफेक्शियस नहीं बोला है, वन ऑफ द मोस्ट इंफेक्शियस, बहुत जल्दी एक से दूसरे में फैलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंफेक्शियस डिजीजेस इन ह्यूमंस, है ना। और ये रटने की बात नहीं है, घर में एक को जुकाम होता है तो सबको ही जुकाम हो जाता है, ठीक है। अब इसका पैथोजन क्या है, तो बेटा ये वायरस से होती है जिसका नाम है राइनो वायरस। राइनाइटिस है तो राइनो वायरस। स्टूडेंट्स क्या आपको मालूम है, जरूर मालूम है, मैंने ही पढ़ाया है, मतलब बॉटनी में सर से आपने पढ़ा होगा तो सर ने पढ़ाया, या मेरे से पढ़ाओ, जिससे भी पढ़ाओ, कि वायरस के अंदर एक प्रोटीन कोट होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर डीएनए और आरएनए। तो ये आरएनए वाला वायरस है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। एचआईवी वायरस भी आरएनए वायरस होता है। ज्यादातर वायरल डिजीजेस जितनी अभी मैंने लिखवाई है वो आरएनए वाले वायरसेस हैं। हेपेटाइटिस बी का डीएनए वायरस होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चिकन पॉक्स का डीएनए वायरस है, वरना ज्यादातर आरएनए वायरस है, पर अब इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे। सो दिस इन्फेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इन्फेक्ट्स नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। निमोनिया का बैक्टीरिया लोअर ट्रैक्ट तक गया, पूरा एल्व्यूलाई तक, आखिरी तक, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ होती है, पर ये केवल अपर और नोज तक ही इंफेक्शन करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। डू नॉट इन्फेक्ट एल्व्यूलाई ऑफ लंग, डू नॉट इन्फेक्ट एल्व्यूलाई ऑफ लंग्स, वहां तक नहीं जाता बेटा, वहां तक नहीं जाता। नाउ अब ये ट्रांसमिट कैसे होगा, खुद सोचो बेटा, खुद सोचो ये कैसे ट्रांसमिट होगा। भाई अगर ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो वही सेम बेटा, सेम एज निमोनिया, है ना, लिख सकती हूं मैं, वही हवा के थ्रू डायरेक्ट इनहेलेशन हो या जो चीजें हैं उनको टच करने से हो, सेम एज निमोनिया। मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे। भाई 3 सिम्टम्स तो हम जानते ही हैं, बुखार हमेशा आता है, कमजोरी हमेशा होती है और सरदर्द हमेशा होता है, तो ये 3 तो मैं लिख ही देती हूं। अब बेटा जुकाम में क्या होता है आप सब जानते हो। देखो जुकाम में या तो नाक बंद हो जाती है ना, किसी किसी की नाक बंद हो जाती है, भर जाती है, नेजल कंजेशन, और किसी किसी की नाक बहने लग जाती है, रनिंग नोज, आंखों से पानी आना। तो किसी किसी का कंजेशन होता है और किसी किसी की नाक बहने लग जाती है। बिल्कुल सही है, इतना क्लियर है। सो नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। इसीलिए आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे डॉक्टर साहब मुझे जुकाम हो गया, तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि नाक बंद है कि नाक बह रही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दवाई डिफरेंट होती है। अच्छा, जनरली जुकाम होता है तो सर्दी भी लगती है अपने को, खांसी भी आती है। जनरली खांसी जुकाम होता है, जनरली खांसी जुकाम होता है, जनरली खांसी जुकाम होता है, तो यहां भी खांसी होगी। खांसी बेटा निमोनिया में भी आ रही थी, खांसी निमोनिया में भी आ रही थी, खांसी यहां भी आएगी, पर यहां पे नाक भी भर जाएगी, बंद हो जाएगी या बहने लग जाएगी। अब और क्या होता है बेटा, खांसी आती है, फिर गले में दर्द होने लगता है, और ज्यादा सर्दी जुकाम होता है, और फिर आवाज भारी हो जाती है, तो सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब गले में दर्द होना, गले में दर्द होना, और फिर आवाज भारी हो जाती है, होर्सनेस। तो जुकाम तो हम सबको कभी ना कभी हुआ है, इसके सिम्टम्स भी रटने लग गए तो कैसे काम चलेगा भाई। ये है पेन, गले में दर्द, पेन इन द थ्रोट, और ये खराश, आवाज हेवी हो जाना, खराश।
तो कितना आसान है बेटा, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज होगा, जुकाम के साथ खांसी होती है तो कफ होगा, फिर यहाँ पे गले में दर्द होने लगता है तो सोर थ्रोट होगा, और खराश हो जाएगी, हेवीनेस हो जाएगी, होर्सनेस ऑफ द वॉइस। कभी कभी बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है, ये सारा कुछ भर गया है तो कान भी दर्द होने लग जाते हैं। अब तो नहीं पढ़ाते, वरना पहले मिडिल ईयर से हम पढ़ाते थे, एक ट्यूब निकलता है यूस्टेशियन ट्यूब जो नेजोफैरिंग्स को कनेक्ट करता है। अगर नेजल फैरिंग्स में बहुत ज्यादा कंजेशन है, भरा हुआ है सारा इन्फेक्शन, तो वो कान में भी सुनाई कम देने लगता है और भारीपन आने लगता है और कान दर्द तक होने लग जाते हैं। चलिए, अब जुखाम जनरली देखना, जनरली मैं यहां लिख देती हूं, मेरे पास जगह है तो, यूजुअली लास्ट, बेटा 3-4 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है, नोट करा है आपने? हफ्ते भर में तो खुद ही ठीक हो जाता है अपने आप ही, अपने आप ही। एक्चुअली बेटा एंटीबायोटिक कभी नहीं होती है खांसी जुकाम के लिए। लोग गलत करते हैं, अगर आप दवाई की दुकान वालों के पास जाएंगे ना, ज्यादातर मेडिकल शॉप्स पे आज भी जैसी कोई बोलता है मुझे जुकाम हो रहा है, उसको एंटीबायोटिक का कोर्स दे देते हैं। बेटा ये तो वायरस से होती है, एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं है। अब्रॉड में तो ओवर द काउंटर यानी दवाई वाले कॉमन कोल्ड के लिए दवाई देते ही नहीं है, वो केवल अगर आपको दर्द हो रहा है तो पेन किलर दे देंगे, फीवर बहुत हैवी है तो एंटीपायरेटिक यानी बुखार कम करने की दवा दे देंगे, पर वो एंटीवायरल एकदम से नहीं देते हैं। वो बोलते हैं 3-4-5 दिन में, विद इन अ वीक अपने आप ठीक हो जाएगा, तब सिम्टम्स भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी अगर ये ठीक ना हो और मान लो इसके साथ एडेड ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो हम लोग फिर इसमें एंटीबायोटिक देते हैं, वरना कॉमन कोल्ड में कभी भी एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े, तो ये हो गया अपना पूरा कॉमन कोल्ड। अब नेक्स्ट डिजीज पर हम आते हैं, बट उसके पहले प्लीज जरा यहां पर देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूं। बेटा ये देखो, ये देखिए एक बार, ये चिकन स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी बोलते हैं। लास्ट केस 1977 में पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया गया था। चिकन पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं, इसे बड़ी माता बोलते हैं। चिकन पॉक्स में भी दाने 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 होते हैं ट्रंक पे, फेस पे, इसमें फेस पे ज्यादा होते हैं और गड्ढे रह जाते हैं। चिकन पॉक्स में वो भर जाते हैं, बट इसमें रह जाते हैं। वैक्सीन देने के कारण, वैक्सीनेशन के कारण, इम्यूनाइजेशन के कारण टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ। हम अपनी पृथ्वी से पूरी तरीके से स्मॉल पॉक्स को हरा चुके हैं, इसे खत्म कर चुके हैं। वायरल डिजीज है ये। देखिए बेटा, ये चिकन पॉक्स है, छोटी माता जिसे हम कहते हैं, चिकन पॉक्स। ये भी वायरस से होती है, छोटे 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 ऐसे पूरी बॉडी पर हुआ है किसी को, पूरी बॉडी पर ऐसे फफोले फफोले होते हैं, पस भरा रहता है, और वायरल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीजेस है, इसीलिए ऐसे बच्चे को बिल्कुल अलग रख देते हैं और उसका खाना पीना सब एकदम अलग रहता है। और जनरली यंग एज में हो जाती है, बचपन में हो जाता है, और अगर नहीं हुआ तो फिर बड़े में भी होता है कई बार, बट एक ही बार होता है। उसके बाद इम्यूनिटी जो हमारी सिस्टम है वो मेमोरी सेल्स बना के रख लेता है, और दोबारा जब वायरस आता है तो जिसके पहले कि वो सिम्टम्स आए, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स आए, उसी में इस वायरस को मार देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। चलिए ये देखो बेटा, ये हर्पीज है। हर्पीज 2 तरह का होता है, एक जिनाइटल हर्पीज होता है जिसमें जो हमारे बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे पेनिस इन मेल्स और वेजाइना के आसपास का एरिया इन फीमेल्स, वो इन्फेक्ट होता है। लेकिन वहां पे अल्सर्स हो जाते हैं, पेनफुल मतलब घाव हो जाते हैं पस से भरे हुए, ये ओरल हर्पीज है। ये किसिंग के थ्रू भी स्प्रेड होता है। यहाँ पर लिप्स पर, माउथ के आसपास में बहुत ज्यादा पेनफुल ब्लिस्टर्स, घाव होते हैं पस से भरे हुए। नाउ ये तो आज छू अपना कॉमन कोल्ड है। ये बेटा डेंगू है, डेंगू। डेंगू में मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, छोटे 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 पिंक स्पॉट्स होते हैं। आपको बताया था जब प्लेटलेट्स पढ़ाए थे, इसमें प्लेटलेट काउंट कम होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग होगी, अभी हम इसकी बात करेंगे। नाउ ये पोलियो के पेशेंट है, ये भी वायरल डिजीज है। पोलियो बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम को ये वायरस डैमेज करता है, और वो नर्वस सिस्टम हमारी मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। तो जब नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा बेटा, नर्वस सिस्टम, उसके कारण स्केलेटल मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है, और स्केलेटल मसल स्पेशली लोअर लिम्स की जो होती हैं वो डैमेज होती हैं, और उससे बच्चा जो है छोटी एज में ही हो जाता है, चल फिर नहीं पाता है। नियरली इरेडिकेटेड है ये, नियरली इरेडिकेटेड।
नियरली इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर प्लैनेट अर्थ, नियरली इरेडिकेटेड, राइट, पैरालाइज्ड हो जाती हैं। पोलियो के केसेस आपने देखे भी होंगे। ये बेटा मम्स है, मम्स। मम्स में बेसिकली क्या होता है कि अब तो नहीं पढ़ाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते थे, हमारे में 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जहाँ सलाइवा लार बनता है। एक है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। इतनी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जितनी जितनी मैं बता रही हूं। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, तो बेटा यहां पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और इस कारण से बोलने में भी तकलीफ होती है, निगलने में भी तकलीफ होती है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटर कॉम्प्लिकेशन जो है बेटा, ये जो वायरस है, मान लो बचपन में किसी को मम्स हुआ, वो तो ठीक हो गया, पर वो टेस्टिस को इन्फेक्ट कर जाता है। जी हाँ, आपको पता है मैं एक इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूं। हमारे पास जब एजोस्पर्मिया का पेशेंट आता है, कपल आता है, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कराया, 0 स्पर्म आए सीमन में, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो फिर टेस्टिस में बनने बंद हो गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, हम लोग हमेशा हिस्ट्री लेते हैं कि बचपन में इसे कभी गर्ल्स हुआ बोलते हैं, मम्स हुआ है क्या, वो टेस्टिस में ये वायरस पहुंच के और उसका इन्फेक्शन करके स्टेरिलिटी तक कर सकता है। चलिए, तो अब आइए नेक्स्ट लिखिएगा प्लीज, वायरल डिजीज में ही हम लिखेंगे नेक्स्ट। ये कॉमन कोल्ड है ऑफ कोर्स। अब मैं जो वायरल डिजीज पढ़ा रही हूं वो हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दी है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं दी है बेटा, बट नीट के सिलेबस में दी है। प्लीज हेडिंग लिखिए डेंगू एंड चिकनगुनिया। पहले लिखो डेंगू। बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं फिर कह रही हूं एनसीईआरटी में इसका नाम मेंशन्ड है, एक जगह मैं अभी दिखाऊंगी, और नीट का जो सिलेबस है एनटीए का, उसमें ये दिया हुआ है, हमें बिल्कुल 100% आना चाहिए। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये होता किससे है। हमेशा हर बीमारी में हमें पैथोजन आना चाहिए, पैथोजन। बेटा इसे फ्लैवी वायरस बोलते हैं, फ्लैवी वायरस, या एक तरह का आर्बो वायरस है, अभी समझाती हूं। आर्बो वायरस, फ्लैवी वायरस या आर्बो वायरस, वायरल है, बेसिकली आना चाहिए, ये वायरल है, वायरल, वायरल, पहला पॉइंट। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बॉडी के अंदर कैसे आता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप सबको एक हल्का सा मलेरिया का आइडिया होगा। बेटा डेंगू का जो वायरस है और चिकनगुनिया का जो वायरस है और येलो फीवर का भी जो वायरस है, ये तीनों वायरस अपनी पूरी लाइफ 2 होस्ट के अंदर बिताते हैं। एक तो हम जिसमें बीमारी करते हैं, और एक फीमेल एडीज मॉस्किटो। जैसे मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, पढ़ाया था, याद है आपको, अभी और पढ़ाऊंगी, वो अपनी पूरी जिंदगी इंसान के अंदर और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर व्यतीत करता है। बेटा अगर कोई ऐसी फीमेल एडीज मॉस्किटो जिसके बॉडी के अंदर ये डेंगू का वायरस है, वो अगर किसी ह्यूमन को, हेल्दी ह्यूमन को बाइट करे, उसका खून चूसे, मैंने बताया था मेल मॉस्किटोज फूलों का रस लेते हैं, बट फीमेल मॉस्किटोज ब्लड को सक करती हैं, और गलती से उसके सलाइवा से ये वायरस इस इंसान के ब्लड में चला जाए तो उसे डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, या येलो फीवर हो सकता है, जो भी वायरस वो है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा कुछ हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। दिस इज बाय बाइट ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटो। डेंगू भी, चिकनगुनिया भी, वायरस अलग अलग होगा, पर फीमेल एडीज मॉस्किटो। बेटा प्लेग रैट फ्ली की बाइट से हुआ था, फ्ली थी वो, फ्लाई, ये मॉस्किटो है, मच्छर नहीं, यानी ये इसकी करियर है या वेक्टर है। बेटा इसमें बीमारी नहीं करते, इसको डेंगू नहीं होता, जैसे एनाफिलीज मॉस्किटो जो है फीमेल, उसे मलेरिया नहीं होता, बीमारी हम में करते हैं, पर अपने जीवन का कुछ हिस्सा इनकी बॉडी में स्पेयर करते हैं। मैं यहां पे लिख देती हूं, ऑल्सो चिकनगुनिया एंड येलो फीवर, तीनों के वायरस इसके अंदर रहते हैं। वायरस तो अलग अलग हैं बेटा, येलो फीवर का वायरस अलग होगा, चिकनगुनिया का वायरस अलग होगा। अब मेरी बात समझो, ये मॉस्किटो है,
बेटा मक्खी, मच्छर, कॉकरोच ये सब किस फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा फाइलम में। याद है इंसेक्टा क्लास में आते हैं। हेक्सापोडा 6 पैर, 3 जोड़ी पैर, यानी ये एक मॉस्किटो से हो रही है बेटा, यानी आर्थ्रोपोड से हो रही है। इसे कहते हैं आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज। आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज आर्थ्रोपोड की बाइट से हो रही है, और आर्थ्रोपोड में भी क्या है? इंसेक्ट से हो रही है, इंसेक्टा क्लास। तो आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज, इसीलिए इसे अर्बो वायरस नाम दिया है। बेटा बेसिकली येलो फीवर का वायरस हो, चिकनगुनिया का वायरस हो, इवन मलेरिया करने वाला प्लाज्मोडियम हो, वो भी तो मॉस्किटो की बाइट से हो रहा है। इवन फिलारियासिस अगर आपको याद हो बेटा, हाथी पांव पढ़ाऊंगी मैं, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो की बाइट से इंसान में पहुंचता है वो। तो ये सब आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीजेस के अंदर ही आती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके लक्षण या सिम्टम्स क्या होंगे? बेटा ऐसा नहीं होता कि जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर पहुंचा तुरंत एकदम से ब्लीडिंग होने लग जाए, प्लेटलेट्स टूटने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले इसके हल्के हल्के सिम्टम्स आते हैं, जिसे क्लासिकल डेंगू कहते हैं। पहले हल्के हल्के सिम्टम्स आते हैं। हल्के हल्के सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? एक तो वही फीवर, वीकनेस, ये तो हमेशा होता है बेटा, बॉडी हमेशा सिग्नल भेजती है। इसमें जी मिचलाना, उल्टी आना, ऐसा भी होता है। नौशिया यानी जी मिचलाना, फीलिंग ऑफ वॉमिट एंड देन एक्चुअली उल्टी आ यानी वॉमिटिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप कहोगे गुरुमा हेडिक नहीं लिखा। बेटा हेडिक लिख रही हूं। क्यों लिख रही हूं? बेटा इसमें टिपिकल हेडिक होता है यहां फ्रंटल, ये जो फ्रंटल बोन पढ़ाई थी, फ्रंटल, ये माथा, जबरदस्त सर दुखता है। जैसे माइग्रेन में एक तरफ दर्द होता है ना, इसमें यहां पर्टिकुलरली खतरनाक पेन होता है। ज्यादातर इसी से डायग्नोसिस बनता है सबसे पहले, फ्रंटल हेडेक। शुरू में इंसान क्या सोचता है, यार ऑफिस में काम करते हैं, लैपटॉप पे बहुत काम हो गया होगा, कंप्यूटर पे बहुत काम हो गया होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो खतरनाक ये दुखता है, और ऐसा लगता है आंखों के पीछे कोई बैठकर खींच रहा है आंख को। इतना खतरनाक दर्द होता है आंखों में। सो सीवियर पेन बिहाइंड आईज। ये टिपिकल सिम्टम्स है बेटा कि डेंगू का वायरस बॉडी के अंदर आ गया है। टिपिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स बेटा लॉस ऑफ वेट, भूख नहीं लगना, जॉइंट्स में पेन होना। आप कहोगे गुरुमा जॉइंट पेन तो चिकनगुनिया में भी होता है, उसमें तो बहुत ही खतरनाक होता है, पर इसमें भी होता है थोड़ा थोड़ा जोड़ों में दर्द। मेन कैसे पहचानते हैं कि डेंगू है? ये फ्रंटल हेडेक एंड सिवियर पेन बिहाइंड द आईज। अगर इसको टाइम पर ठीक नहीं किया गया, इस वायरस को बॉडी से नहीं निकाला गया, तो ये वायरस खतरनाक रूप लेगा। ये प्लेटलेट्स को तोड़ देगा जो ब्लड के अंदर है, और प्लेटलेट्स टूटेंगे बेटा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कम हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग याद करो, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक होने लग जाएंगी, उनमें से इंटरनल अंदर थोड़ा खून निकलने लग जाएगा, हाथ पांव पे पिंक पिंक डॉट्स आने लग जाएंगे, वो ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग। तब हम इसे हैमरेजिक डेंगू कहेंगे। हैमरेजिक डेंगू, हैमरेज यानी ब्लीडिंग होने लग गई है, खतरनाक रूप ले लिया है। सो रेड पैचेस या पिंक स्पॉट्स ऑन स्किन, रेड पैचेस या पिंक स्पॉट्स ऑन स्किन। अगर मान लो कोई शुरू में इग्नोर कर दे, ज्यादा ध्यान नहीं दे, तो फिर ये सब कुछ होने लगता है। धीरे धीरे अगर और बढ़ गया बेटा, प्लेटलेट्स कम हो ही रहे हैं, तो नाक से खून आने लग सकता है, मसूड़ों से खून आने लग सकता है, गम्स, मसूड़े, ये सब ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बेटा। और अगर प्लेटलेट काउंट बहुत गिरता जाए और कितना कम हो जाए, कितना होता है बेटा नॉर्मल प्लेटलेट काउंट ब्लड के अंदर, किसको याद है? आरबीसी थे 5 से 5.5 मिलियन, यानी 50 लाख से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम, यानी पर 100 ml ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी थे 6000 से 8000, अगर नॉर्मल है, इन्फेक्शन होगा तो बढ़ जाएंगे। और प्लेटलेट्स थे 1.5 से 3.5, 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। 1.5 लाख मिनिमम मानते हैं नॉर्मल।
अगर ये फॉल होते 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 40,000 या उससे कम हो जाए, 40,000 पर क्यूबिक mm ब्लड, तो ये खतरनाक रूप ले लेता है और इतनी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है कि पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। स्टूडेंट्स, डेंगू चिकनगुनिया के केसेस आप लोगों को जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय पूरी गर्मी भी नहीं गई है और पूरी ठंड भी नहीं आई है। बहुत हाई टेम्परेचर्स पे भी ये वायरस इनएक्टिव हो जाता है और वेरी लो टेम्परेचर्स पे भी इनएक्टिव हो जाता है। पर वो जो बीच का ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, चिपचिपा बारिश वाला मौसम होता है, उसमें मच्छरनियां भी खूब ब्रीडिंग कर रही हैं और ये वायरस भी खूब बढ़िया फलता फूलता है। उस समय डेंगू चिकनगुनिया के बहुत केसेस आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही डेंगू का कोई पेशेंट आता है उसे तुरंत एडमिट नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें सिम्टम से समझ में आ रहा है ये डेंगू है, हम ब्लड में टेस्ट कराएंगे, ब्लड में ये वायरस आ जाएगा। उसके बाद हम प्लेटलेट काउंट कराते हैं साथ में। अगर प्लेटलेट काउंट 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.2 लाख है, नॉर्मल से कम है, तो हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब अगर सर दुख रहा है तो उसकी गोली दे दी, बुखार है तो उसकी गोली दे दी, ऐसे। और उसको बोलते हैं कि एवरी नेक्स्ट डे या एवरी 2 डेज आपके आसपास जो भी लेबोरेटरी है उससे ब्लड टेस्ट करा के, प्लेटलेट्स काउंट करा के हमको मैसेज करते रहो आप, या हमसे फोन पे बात करके बताते रहो। अगर प्लेटलेट, नॉर्मली वायरल डिजीजेस खुद ही ठीक होती है 3 से 5 दिन, 6 दिन में, तो धीरे धीरे प्लेटलेट काउंट फॉल होने के बाद अपने आप बढ़ना शुरू कर देता है 2-3 दिन में। पर अगर वो लगातार फॉल हो रहा है और 40,000 से कम हो गया, तो पेशेंट को एडमिट करके और प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। पूरा ब्लड नहीं, केवल प्लेटलेट का खून चढ़ाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट्स का। ठीक है, दिस इज हाउ वी एक्चुअली ट्रीट देम एक्चुअली। तो ये आपको नॉलेज भी होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो हमारे आसपास काफी कॉमनली देखने को मिलती है, तो वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस। आप दूसरों को गाइड भी कर सकते हो। चलिए, तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसे टॉर्निक्वेट टेस्ट कहते हैं। बेटा इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, दिस इज मोर देन इनफ। ये भी मुझे नहीं लगता डायग्नोसिस का टेस्ट पूछेंगे। मेनली तो वायरस से होती है, फीमेल एडीज मॉस्किटो की बाइट से होती है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, क्रिटिकल वैल्यू कितनी है, ब्लीडिंग वगैरह होती है, सिम्टम्स पूछेंगे। नाउ ट्रीटमेंट, इलाज। तो ट्रीटमेंट जैसा मैंने आपको बताया, एक तो खून चढ़ाते हैं अगर 40,000 से कम हो जाए, क्रिटिकल हो जाए बेटा, मैंने बच्चों को मरते हुए भी देखा है इससे। और इसमें भी बेसिकली प्लेटलेट्स ही चढ़ाए जाते हैं, केवल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, ये मेरी ड्यूटी है एज अ डॉक्टर आपको बताना। बेटा नॉर्मली जब भी हम सरदर्द की बात करते हैं, हेडेक हो रहा है, क्योंकि इसमें खतरनाक हेडेक होता है, अपन हेडेक में कौन सी गोली लेते हैं? बचपन से आप लोग क्या सुनते आए हो? डिस्प्रिन, है ना, डिस्प्रिन या एस्पिरिन। एस्पिरिन, एस्पिरिन तो केमिकल कंपाउंड है और डिस्प्रिन नाम से एस्पिरिन आती है मार्केट में सालों से। बेटा ये नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना। जिस समय डेंगू फैला हुआ है, अगर सरदर्द हो रहा है तो ये मत लो। तो क्या ले? पैरासिटामोल, पैरासिटामोल की टैबलेट। बेटा डोलो 650 नाम से आती है, लिख भी सकते हो आप, बिल्कुल सेफ गोली है। जब भी बुखार हो, सरदर्द हो, कुछ भी हो, सबसे पहले डोलो 650 ले लो आप, पैरासिटामोल की सिंपल टैबलेट ले लो आप। एस्पिरिन डिस्प्रिन नहीं 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 देते हैं, वो डेंगू को और खराब कर देती है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब इसका बचाव कैसे हो सकता है, प्रिवेंशन। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहां पर आपको बेसिकली उस मच्छरनी से बचना है। तो एक तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो, मलेरिया का भी यही बचाव होगा, चिकनगुनिया का भी यही बचाव होगा, फिलारियासिस का भी यही बचाव होगा, जो भी मॉस्किटो से हो रही है, फ्ली से हो रही है, उसका यही बचाव है। तो बेटा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो, या हम कहें पूरे शॉर्ट्स वगैरह उस टाइम पर अवॉइड करो, हाफ स्लीव्स अवॉइड करो, है ना, स्लीवलेस बिल्कुल अवॉइड करो। फिर मॉस्किटो नेट्स लगा लो, मच्छरदानी बेटा, ताकि मच्छर आपको काटे नहीं। मॉस्किटो रेपेलेंट्स, ओडोमॉस वगैरह क्रीम आती है। खिड़कियों पर, दरवाजों पर अपने जाली होनी चाहिए छोटी वाली, ताकि मच्छर नहीं आए बेसिकली। कछुआ छाप, मच्छर अगरबत्ती, वायर मैश, वही जालियां लगा लो खिड़कियों पे, दरवाजों पे। कुल मिला के मच्छर से बचना है बेटा अपने को, ये मच्छर नी से बचना है, फीमेल मच्छर। और साथ में ये कहा, मच्छर जो होते हैं बेटा,
ये पानी में ब्रीडिंग करते हैं, तो आसपास पानी मत इकट्ठा होने दीजिए। कूलर्स वगैरह को आसपास अच्छे से साफ करके पानी निकाल दीजिए। जो भी आसपास तालाब है, लेक्स हैं, उनकी अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए, क्योंकि मच्छर जो होता है, आप पढ़ेंगे मॉस्किटो या फीमेल मॉस्किटो, उसका जो लार्वा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बेटा, लार्वा वो वाटर में ही ब्रीड करता है, फिर वो बड़ा होके बड़ी होके फीमेल एडीज मॉस्किटो बनकर और ये सब बीमारियां फैला सकती है। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज एक्सेट्रा हो जाए तो जरा डन कर दीजिए। चलिए अब आइए नेक्स्ट डिजीज पर आते हैं अपन, चिकनगुनिया। ये भी अपने नीट के सिलेबस में है, भले ही एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दी हुई है, नाम दिया हुआ है, ये अपने को आना चाहिए, नीट के सिलेबस में क्लियरली लिखी हुई है चिकनगुनिया। बेटा चिकनगुनिया की स्पेलिंग देख लो, वो चिकन नहीं है मुर्गी वाला, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का मतलब होता है डबल डब, अभी समझाती हूं, डबल डब। काफी सारी बातें तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता चल चुकी हैं, डेंगू के साथ साथ ही सबसे पहले इसके वायरस को बोलते हैं चिकनगुनिया वायरस। वहां हमने नाम दिया था फ्लैवी वायरस, यहां चिकनगुनिया वायरस। ये भी आर्थ्रोपोड से होगा, तो ये भी आर्बो वायरस है, तो दोनों ही वायरस से होते हैं, वायरस अलग अलग है हालांकि। चिकनगुनिया वायरस। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मैं ऐसा लिख दूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही बाइट ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटो, वही सेम मच्छर नहीं है बेटा जिससे येलो फीवर भी होता है और इसी से चिकनगुनिया भी होता है और इसी से डेंगू भी होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो सेम। नाउ इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स, बचाव इसका सेम होगा बेटा, सेम। चल वो तो होगा ही, बुखार। अब इसमें नॉर्मल सर दर्द होता है बेटा, डेंगू में होता है पर्टिकुलरली फोरहेड पर खतरनाक सर दर्द और आंख के पीछे खतरनाक दर्द, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे भी हल्के फुल्के रेड पैचेस होते हैं बेटा, डेंगू में तो प्रॉपर होते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स टूट रहे हैं, पर थोड़े बहुत होते हैं। थोड़ा बहुत मसल्स वगैरह में भी दर्द होता है बेटा, ये तो हो ही जाता है, हड्डियां दुखना, मसल्स दुखना, कोई भी कमजोरी आना, बुखार आना, ये नॉर्मली हो जाता है किसी भी बीमारी में। मेन सिम्टम है यहाँ पे खतरनाक जॉइंट पेन। डेंगू में भी जोड़ों में दर्द होता है, पर यहाँ खतरनाक दर्द होता है। आपने शायद सुना भी होगा, कई लोग बताते हैं कि हमारे चिकनगुनिया 2 साल पहले हुआ था, 2-2 साल तक भी लोगों का चिकनगुनिया का जॉइंट पेन नहीं जाता, जोड़ों में दर्द रह जाता है। सुना है कभी बेटा? खतरनाक दर्द, इतना दर्द होता है बेटा कि पेशेंट से ढंग से चला तक नहीं जाता, इसे बोलते हैं क्रिपलिंग पेन, क्रिपलिंग पेन, क्रिपलिंग पेन। बेटा एक्चुअली सबसे पहले अफ्रीका के अंदर एक गांव था जहां पर चिकनगुनिया के केसेस डॉक्टर्स को पहली बार आइडेंटिफाई हुए थे, और वहां पर पेशेंट बिल्कुल ऐसा उकड़ू हो के चलता था, यूं डबल डब, बिल्कुल यूं यूं हो गया, डबल डब। और वहां की लोकल भाषा में इस पोजीशन को चिकनगुनिया कहते थे, तो वहीं से इस बीमारी का नाम चिकनगुनिया पड़ गया है। खतरनाक दर्द होता है। तो डेंगू में मेन हैमरेज है बेटा, डेंगू में मेन हैमरेज है, और यहां पर मेन जोड़ों का दर्द है, और अपन जानते भी हैं जोड़ों का दर्द, वी ऑलरेडी नो दिस। प्रिवेंशन वही हो जाएगा बेटा जो डेंगू का था, है ना, एंटीवायरल देते हैं इसमें, बाकी अपने आप वायरस धीरे धीरे बॉडी में फिर खत्म हो जाता है। चलिए हो गया। अब यहां पर हमारी वायरल डिजीज खत्म होती है, पर हमने एड्स नहीं पढ़ा, एड्स हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया ये 3 बता दी हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लीज पे योर अटेंशन। यहां पर भी बेटा जरूरी नहीं है कि आप ट्रिक लिखें, कोई जरूरी नहीं है। हम अब प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस की बात कर रहे हैं। प्रोटोजोआ कहां पढ़ा था बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर आपने सबने पढ़ ही लिया होगा, प्रोटिस्टा किंगडम याद है?
जिसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, उसमें बेटा अगर आपको याद हो अमीबा, एंट अमीबा यानी जो सूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन करते हैं, सीलिएटेड जिसमें पैरामीशियम पढ़ा था, फ्लैजिला वाले जिसमें ट्रिपैनोसोमा लिशमानिया बताया था, और एक जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, प्लाज्मोडियम, उस ग्रुप को हमने स्पोरोजोआ कहा था। कितने स्टूडेंट्स को ये सब याद आ रहा है? जरा यस लिखकर या मी लिखकर भेजिए। चलिए, तो बेटा पापा एंड अम्मा, पापा से होता है पायरिया, ये आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, कोई बात नहीं है। पायरिया में जो गम्स होते हैं, मसूड़े, यहां से खून निकलना और बदबू आना मुंह से होता है, एंट अमीबा की ही एक स्पीशीज से होता है, आप मत याद रखना। अम्मा यानी अमीबियासिस, अम्मा यानी अमीबियासिस, ये अपनी एनसीईआरटी में डिटेल में है। काला बाजार गए, कला बाजार, कला बाजार गए, पापा एंड अम्मा कला बाजार गए। बेटा कला बाजार यानी इससे होता है काला अजहर, ये इतना आपको आना चाहिए, इसे ही लिशमानियासिस कहते हैं, लिशमानियासिस, या इसे ही डमडम फीवर भी कहते हैं। मैंने ये बात लिखवाई भी थी जब मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा का चार्ट बनवाया था। याद है ये किससे होता था बेटा? लिशमानिया डोनोवानी। कितने बच्चों को याद आ रहा है? लिशमानिया जीनस है और डोनोवानी स्पीशीज है, लिशमानिया डोनोवानी से। और कैसे होता है? बाय बाइट ऑफ सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, मक्खी है ये, मॉस्किटो नहीं, ये भी आर्थ्रोपोड बॉनी है बेटा। कुछ समय ये बालू मक्खी के अंदर रहता है लिशमानिया, और ऐसी मक्खी जब किसी इंसान को बाइट करती है उसके सलाइवा से हमारे ब्लड में आकर लिशमानिया करता है, काला आजार, काला पड़ जाता है वो इंसान, आरबीसीज टूटते हैं, लिवर स्प्लीन डैमेज होता है। डमडम फीवर याद है मैंने आपको बताया था, क्योंकि कैलकाटा के पास एक डमडम गांव है, वहां ब्रिटिश आर्मी थी, 1900 की बात है, जब हिंदुस्तान ब्रिटिश रूल के अंदर था, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, अचानक सोल्जर्स मरने लगे थे, डॉक्टर्स को लगा था बैक्टीरियल डिजीज है, बट फिर वहां पर ये लिशमानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से होती है, ये बात डायग्नोज हुई थी। कितने बच्चों को सब याद आ रहा है जरा बताइए। चल, तो ये चाइना स्ट्रीट पर गए, चगास डिजीज मत याद करो। ट्राइकोमोनियासिस मैंने आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस में पढ़ाया था। ट्राइकोमोनास वजाइनालिस से सफेद पानी की शिकायत होती है, ल्यूकोरिया अगर आपको याद आ रहा हो। तो उनकी 3 बेटियां थी, ट्रायो, बाला, माला और जिया, ये भी मत याद करना। बैलेंटीडियासिस ये भी मत याद करना। मलेरिया ऑफ कोर्स बहुत डिटेल में है, हम पढ़ेंगे ही, ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे। जियार्डियासिस भी अब बहुत साल से नहीं पूछा, आप मत याद करना। अमीबियासिस, मलेरिया हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में इतना आना चाहिए। नाउ स्लीपिंग सिकनेस, तीनों सो गई, स्लीपिंग सिकनेस, इसको हमने कहा था ट्रिपैनोसोमियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर ये एनसीईआरटी में दी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बेटा ये होता है बाय ट्रिपैनोसोमा, पैथोजन है ट्रिपैनोसोमा, स्पीशीज वगैरह नहीं बता रही हूं, अलग अलग स्पीशीज होती हैं। और ये होता है बाय बाइट ऑफ, बाइट ऑफ। बेटा ये तो पैथोजन है, लिशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, ये तो प्रोटोजोआ है जो बीमारी कर रहे हैं। और करियर या वेक्टर किसके काटने से होता है? बाय बाइट ऑफ। मैंने आपको वहां भी लिखवाया था बेटा, सीसी फ्लाई, याद है मैंने कहा था इसे टिस्टिस नहीं कहते, या तो सीसी कहते हैं या सेटसी कहते हैं, ये भी मक्खी से हो रहा है, फ्लाई से, ये भी आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज है। स्लीपिंग का मतलब भी बताया था, ऐसा नहीं इंसान सोता रहता है, कोमा तक में चला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तक को इन्वॉल्व करके कोमा तक में पेशेंट चला जाता है, इसीलिए स्लीपिंग सिकनेस नाम है। यस, ये दोनों फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हैं, बिल्कुल बेटा, ये भी फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड, और ये भी फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। अमीबियासिस हम पढ़ेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। नहीं लिखना ये तो अभी भले ही मत लिखो, डिटेल में पढ़ाऊंगी ही आपको। अमीबा, एंट अमीबा यानी ये सूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं, और ये प्लाज्मोडियम से होगा। स्पोरोजोआ जिसमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, याद आ रहा है?
नहीं बेटा, पैरामीशियम फ्री लिविंग है, पैरामीशियम पैरासाइट नहीं है। पैरामीशियम चप्पल वाला जो था वो बीमारी नहीं करता, जिसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी ना, ऐसा बनाया था हमने। ये फ्रेश वाटर में रहता है और फ्री लिविंग होता है। हो गया इतना? अब आइए बेटा, हेडिंग डालिए मलेरिया। एवरीबडी प्लीज पुट द हेडिंग मलेरिया। मलेरिया, चल मलेरिया, मलेरिया प्लीज लिखिए। बेटा एक्चुअली ये शब्द पता है किससे आया है? माल मतलब खराब, एबनॉर्मल, और एरिया मतलब एयर, हवा, बुरी हवा। आप सबको पता है बेटा मलेरिया में कपकपी होती है, तो जब इसकी पेशेंट को कपकपी होने लगती थी तो पुराने जमाने में बोलते थे कोई बुरी हवा का साया आ गया, बुरी हवा, तो वहां से ये नाम आया मलेरिया। ठीक है, मैं नहीं लिखवा रही हूं, आपके मजे के लिए बता रही हूं, इंटरेस्ट के लिए। ये प्रोटोजोआ से होगी, इट्स अ प्रोटोजोअल डिजीज, बैक्टीरियल नहीं बेटा, वायरल नहीं, प्रोटोजोअल डिजीज। पैथोजन कौन सा है इसका? पैथोजन कौन सा है? कौन सा प्रोटोजोआ बेटा? आप सब जानते हो, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अपन ने नाम भी लिखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कौन सी क्लास में आता था? स्पोरोजोआ क्लास। याद आ रहा है बेटा, जिसका कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, स्पोरोजोआ क्लास, प्लाज्मोडियम। बेटा ये प्लाज्मोडियम तो जीनस है, इसके अंदर करीब 60 स्पीशीज आती हैं, उनमें से 4 हैं जो मलेरिया करती हैं। प्लीज लिखिएगा, 60 स्पीशीज नोन। एनसीईआरटी लिखती है ओनली 4 कॉज मलेरिया। 4 भी कम नहीं है बेटा, खतरनाक मलेरिया भी होता है जिससे पेशेंट कोमा तक में चला जाता है, डेथ तक हो जाती है। 4 कॉज मलेरिया, 60 स्पीशीज नोन, 4 कॉज मलेरिया। तो मैं आपको चारों स्पीशीज के एक बार नाम लिखवाती हूं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। मलेरी कैसे लिखेंगे? मलेरिया लिखो और ई लगा दो, मलेरी। अब देखो बेटा, इनमें से सबसे कॉमन कौन सी स्पीशीज है जो मलेरिया करती है? मैं कैसे याद कराती हूं, बड़ा आसान है बेटा। कॉलेज में ना आपके खूब वाइवा होंगे। वाइवा मतलब आए दिन पोस्टिंग पर प्रोफेसर खड़े हो गए, चलो ये केस स्टडी प्रेजेंट करो, चलो ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ओरल टेस्ट, वाइवा। तो वाइवा बहुत कॉमन है बेटा, वाइवा बहुत कॉमन है, वाइवा बहुत कॉमन है। तो ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जो मलेरिया करती है, मोस्ट कॉमन। सबसे ज्यादा जो मलेरिया होता है जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ही लिख कर आता है। अब ओवेल को याद रखो, 0। ओवेल मतलब अंडा, ओवा अंडा, अंडा मतलब 0। बेटा देखो, फेल तो होना एमबीबीएस में आम बात हो जाएगी, छोटे मोटे टेस्ट में फेल होना, है ना। मतलब मुझे याद है पहली बार जब हमारा सरप्राइज टेस्ट हुआ था फर्स्ट प्रॉफ में अचानक से, और हमारे लिस्ट में नाम आया था, इतने गंदे गंदे नंबर आए थे। और नेचुरली जो एमबीबीएस में आए सब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, सब टॉपर्स, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, तो आई वाज क्वाइट गुड। तो इतने कम नंबर आए थे, ऐसी शर्म आई थी। फिर दूसरों के भी नंबर देखे तो फिर खुशी हुई, बोले चलो यार सबके ही कम है, तो फिर तो बेशरम बन गए थे बाद में। लेकिन फेल तो फिर भी, फेल तो खूब हो गए टेस्ट में छोटे मोटे शुरू में, लेकिन अंडा 0 आना ये तो बहुत रेयर बात है बेटा। तो ये मोस्ट रेयर, बहुत रेयर होता है कि इस स्पीशीज से मलेरिया हो, बहुत रेयर। अब फैल्सीपेरम को फेल होने से याद रखो, फेल। अब आप कहोगे कि मैम मेरे तो 0 नंबर नहीं आए हैं पर मैं फेल हूं, तो फेल होना भी अच्छी बात थोड़ी है बेटा, घर वाले बैंड बजा देंगे आपकी, और वैसे भी आपकी भी बैंड बज जाएगी। यानी ये सबसे खतरनाक मलेरिया करने वाली स्पीशीज है, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट सीरियस। बेटा अगर फैल्सीपेरम मलेरिया निकलता है ना, एक बार तो डॉक्टर भी सतर्क हो जाता है, जानलेवा है, डेथ तक हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। और इसीलिए इसे मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं, या सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। सेरिब्रल क्योंकि ये ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेता है, पेशेंट कोमा तक में चला जाता है, डेथ तक हो जाती है। मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर होता है, तो
तो ये कैंसर नहीं है, लेकिन मलेरिया इतना फैल गया है, खतरनाक है, ब्रेन तक चला गया, ये मतलब है मैलिग्नेंट मलेरिया का। तो फेल होना भी बहुत खतरनाक है। अंडा आना तो रेयर है, पर अगर फेल भी हो गए तो खतरनाक है बेटा। अब एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट एक्चुअली जो मलेरिया है ना, ये सबसे पहले खोजी गई स्पीशीज थी। तो मलेरिया कर रहा है तो मलेरी सबसे पहली स्पीशीज का नाम ये रखा गया था। खैर कोई बात नहीं है। अब आ जाओ इसके होस्ट की बात करते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। बीमारी ये प्लाज्मोडियम कर रहा है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर वायरस कर रहे हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा कर रहा है, जैसे काला आजार या लिश्मानियासिस लिश्मानिया कर रहा है, ये पैथोजन है। पर ये किसके काटने से ह्यूमन में आ रहे हैं? वो करियर है या वेक्टर है, उसके अंदर ये पैथोजन ने अपने दिन कुछ गुजारे हैं, यानी वो उसका होस्ट है। और हम तो नहीं, हमारे में तो गुजार ही रहे हैं, हमको तो बीमारी कर रहे हैं। यानी दो होस्ट हो गए, दो होस्ट। यानी ये है डाइजेनेटिक पैरासाइट। बेटा ऐसे भी पैरासाइट हैं जो एक ही होस्ट के अंदर पूरी जिंदगी गुजारते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आपको मैं। पर इसके दो होस्ट हैं, ये अपनी जिंदगी दो होस्ट के अंदर पूरी करता है। एक तो हम इंसान जिसके अंदर मलेरिया करेगा, और दूसरा फीमेल अनैफिलीज मॉस्किटो। फीमेल अनैफिलीज मॉस्किटो, सब फीमेल है, मेल लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा, खून औरतें चूसती हैं। चलिए, यानी इसे हम वेक्टर कहेंगे, वेक्टर या करियर। इसे बीमारी नहीं हो रही है बेटा, ये डिजीज नहीं है, पर ये ट्रांसमिट कर रही है, ये बीमारी को फैला रही है। इट ट्रांसमिट पैथोजन। पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। बीमारी किससे हो रही है? प्लाज्मोडियम से। ये पैथोजन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रही है। अब बेटा मैं धीरे धीरे अभी आपको पढ़ाऊंगी कि जो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मच्छरनी के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मच्छरनी के पेट में, गट में, इंटेस्टीन में, गट में, मच्छरनी के गट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमीट्स फॉर्म होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा वो। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मल्टीपल फिजन होता है बेटा। याद है आपको, बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी मतलब एक से दो हो गए, ये मल्टीपल फिजन है, मतलब एक प्लाज्मोडियम से 50, 100, 1000 प्लाज्मोडियम बन गए। ये होता है बेटा हमारे लिवर के अंदर, हमारे लिवर के अंदर और रेड ब्लड सेल के अंदर। लिवर के अंदर, लिवर के जो सेल्स हैं, और ब्लड के अंदर जो आरबीसीज हैं वहां। अभी सब समझ आएगा बेटा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसान के लिवर सेल्स और आरबीसी में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मच्छरनी के गट में होता है। ऐसे करके लाइफ साइकिल पूरी होगी, जो अभी मैं सिखाऊंगी। पहले इतना नोट कर लो क्विकली बेटा। अगर मैं कह रही हूं कि मच्छरनी की बाइट से ये किसी हेल्दी इंसान के अंदर जाता है, यानी मच्छरनी के सलाइवा में इसकी इन्फेक्शन करने वाली स्टेज होनी चाहिए। तो मच्छरनी के अंदर इन्फेक्शियस, याद है स्पोरोजॉइड स्टेज थी बेटा। कितने लोगों को याद है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था कि ये जो ग्रुप है प्लाज्मोडियम वाला, स्पोरोजोआ क्लास, इसके पास फ्लैजिला नहीं है, सीलिया नहीं है, सूडोपोडिया नहीं है, कोई इधर से उधर जाने के लिए पैर, लोकोमोशनरी ऑर्गन नहीं है। ये एंडोपैरासाइट्स हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर ही रहते हैं, वहीं से ट्रांसमिट होते रहते हैं। याद आ रहा है? और ये इन्फेक्शन करते हैं, बीमारियां करते हैं। इनकी इन्फेक्शियस स्पोरोजॉइड स्टेज होती है, वो भी मच्छरनी के अंदर बनेगी। बीमारी मच्छरनी को नहीं होगी, पर ये स्टेज उसके अंदर बनेगी। अभी समझाती हूं, इतना लिख लीजिए। अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, फुल फुल फुल। पेन साइड में रख दो और मुझे सुनो सुनो। सबसे पहले एक इंसान
हेल्दी, उसे एक ऐसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया जिसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइड वाला स्टेज था। बेटा प्लाज्मोडियम सिंगल सेल ही है, उसकी ऐसी स्टेज थी जिससे बीमारी हो सकती है। अभी आप इतना समझ लो, उसे हम स्पोरोजॉइड कहते हैं, इन्फेक्शियस स्पोरोजॉइड स्टेज थी। तो जब वो मच्छरनी इस हेल्दी इंसान का खून चूस रही थी तो उसका कुछ सलाइवा इस इंसान के खून में गया और उस सलाइवा के अंदर ये इन्फेक्शियस स्पोरोजॉइड वाला प्लाज्मोडियम था, वो इस हेल्दी इंसान के ब्लड में आ गया। अब एकदम से उसको शिवरिंग होके बुखार नहीं आ जाएगा कोई। अब वो एक सिंगल सेल, एक स्पोरोजॉइड मान लो ब्लड में गया, तो ब्लड से होता 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 वो पहुंचेगा लिवर सेल में। अब कैसे पहुंचेगा भाई, मान लो यहां कट करा, यहां से गया, तो आपको पता है यहां से वेन जाएगी, हार्ट के ऊपर की सारी वेन्स सुपीरियर वेना केवा में डालेंगी खून को, सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में डालेगी, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वहां से पल्मोनरी वेन में आएगा, वहां से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, अयोटा से बाहर निकलेगा। उन सब के अंदर ये प्लाज्मोडियम है और फिर ये पहुंचेगा, आर्टरी निकलेगी, हिपैटिक आर्टरी लिवर के लिए, लिवर में पहुंच गया। तब तक ये मल्टीप्लाई नहीं करता बेटा, जैसे ये लिवर सेल के अंदर पहुंचता है, हिपैटोसाइट के अंदर ये मल्टीपल फिजन स्टार्ट करता है। यानी उस लिवर सेल के अंदर 1 से सपोज करो 10 बन गए, उन 10 से 50 और बन गए, उन 50 से 500 और बन गए, ये मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा जब इतना तेज मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो लिवर सेल फट जाएगा, एक टाइम आएगा लिवर सेल बर्स्ट होगा। जब लिवर सेल बर्स्ट होगा तो ये फिर से खून में आ गए। अब ये खून के अंदर आरबीसी में घुसते हैं। ध्यान रखना, जो इन्फेक्शन के थ्रू आया था तब आरबीसी में नहीं घुसा, एक बार पहले लिवर में जाएंगे, लिवर में मल्टीपल फिजन करेंगे और अब ये ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, आरबीसी भी है, आरबीसी को अटैक करेंगे, आरबीसी के अंदर घुसेंगे। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, आपको पता है, उस हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे ताड़ेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे हीमोजॉइन। हीमोग्लोबिन इनके लिए खराब है, अपने लिए अच्छा है, और हीमोजॉइन इनके लिए अच्छा है और अपने लिए खराब है। अब ये क्या करेंगे, आरबीसी के अंदर घुसे, मान लो 4 प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर घुस गए, एक, बाकी 5 दूसरे में घुस गए, बाकी 10 तीसरे में घुस गए, और वहां हीमोग्लोबिन से हीमोजॉइन बनाया और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, मल्टीपल फिजन वहां भी हो रहा है। तो एक टाइम आएगा जब ये आरबीसीज भी बर्स्ट करेंगे, और जब ये आरबीसीज बर्स्ट करेंगे तो इनके अंदर वो जो हीमोजॉइन हमारे लिए जहरीला पिगमेंट तैयार किया है, इनके लिए तो बढ़िया था, ये तो खा पी रहे थे, फल फूल रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो प्लाज्मा में आ जाएगा, खून में आ गया, प्लाज्मा में आ गया। जैसे ही वो प्लाज्मा में आया, उस इंसान को कपकपी होगी और बुखार आ जाएगा। पहले ठंड लगेगी, कपकपी होगी, कोल्ड एंड शिवरिंग, फिर उसको हाई फीवर आएगा। ये ब्लड में जैसे ही, प्लाज्मा में जैसे ही हीमोजॉइन आया वैसे ही सिम्टम आएगा। इतना समझ आया? अब ये होने में कभी 12 दिन लगते हैं, कभी 14 दिन लगते हैं, और कभी 28 दिन लगते हैं, स्पीशीज के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। तो पहली बार उसको सिम्टम आया इन्फेक्शन से लेकर। अब क्या होता है बेटा, जैसे ही ये ब्लड में आए, सिम्टम्स आए, लक्षण आए, सपोज आपने ध्यान नहीं दिया, फिर ये नए नए फ्रेश आरबीसी के अंदर फिर घुस गए, तो ये ऐसे आरबीसी को तोड़ रहे हैं। बेटा अगर आपने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया, आरबीसी ब्रेक होते जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम होता जाएगा, एनीमिया, खून की कमी होगी, टिश्यूज को ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि हीमोग्लोबिन टूट रहा है, आरबीसी टूट रहे हैं, धीरे धीरे पीलिया, जॉन्डिस भी हो जाता है, डेथ तक हो सकती है बेटा। लिवर का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि स्प्लीन ग्रेवयार्ड है, याद है, कब्रिस्तान है। आरबीसी ज्यादा मौतें हो रही हैं, ज्यादा कब्रें बनेंगी, लिवर में स्वेलिंग आती है, स्प्लीन में स्वेलिंग आती है, पेशेंट की डेथ तक हो सकती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया। खैर, सपोज करो, मैंने क्या कहा आपसे, मैं फिर बोलती हूँ, मैंने क्या कहा, मैं फिर बोलती हूँ, मुझे ध्यान से सुनना, मुझे ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले एक मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर्ड है स्पोरोजॉइड इन्फेक्शियस स्टेज, और ऐसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड है, ध्यान से सुनो, जो इन्फेक्टेड है, उसने एक ह्यूमन बॉडी को बाइट करा, तो उसकी जो इन्फेक्शियस स्पोरोजॉइड स्टेज है प्लाज्मोडियम की, वो एंटर हो गई ह्यूमन के अंदर। ब्लड से होती होती ये लिवर सेल्स में पहुंची है थ्रू ब्लड, वहां इसने मल्टीपल फिजन करा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा,
जिससे इसका नंबर इंक्रीज हुआ, लिवर सेल बर्स्ट हो गया और ये ब्लड में आ गए। अब ये आरबीसी के अंदर अटैक करा, वहां भी मल्टीप्लाई करा एसेक्सुअली और हीमोग्लोबिन को जहरीले हीमोजॉइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब फाइनली जब आरबीसी बर्स्ट करा, हीमोजॉइन टॉक्सिक पिगमेंट प्लाज्मा में आया, उस इंसान को सिम्टम्स आने लगे और ये अपनी खुराफात चालू रखेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे ही आरबीसी बर्स्ट हुआ, हीमोजॉइन जहरीला रिलीज हुआ, बुखार, ठंड लगना, ये सब सिम्टम्स आए और अब वो घुस गए दूसरे आरबीसी में। ये साइकिल चलती रहेगी अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया और दवाई नहीं ली। अब क्या होगा? ये हर 3 दिन में भी हो सकता है, हर 4 दिन में भी हो सकता है और 3 दिन के पहले पहले भी हो सकता है, स्पीशीज के अकॉर्डिंग। बेटा जो इन्फेक्शन घुसा था बॉडी में और हीमोजॉइन पहली बार रिलीज हुआ, ये पूरा इंक्यूबेशन पीरियड है फ्रॉम इन्फेक्शन टू फर्स्ट सिम्टम, 12 डेज, 14 डेज या 28 डेज, स्पीशीज के अकॉर्डिंग। और हर बार जब आरबीसी अटैक हुआ, हीमोग्लोबिन हीमोजॉइन में कन्वर्ट हुआ, आरबीसी बर्स्ट हुआ, हीमोजॉइन रिलीज हुआ और लक्षण आए। ऐसा हर 3 दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में होता है, स्पीशीज के अकॉर्डिंग। तो एवरी सेकेंड डे या एवरी थर्ड डे या एवरी फोर्थ डे सिम्टम्स आएंगे। जैसे ही हीमोजॉइन प्लाज्मा में आया, लक्षण आएंगे। इन्होंने नए आरबीसी को अटैक करा, हीमोजॉइन खत्म हो गया, नॉर्मल हो जाएगा। फिर 2 से 3 दिन या 4 दिन में फिर से आरबीसी बर्स्ट होगा, हीमोजॉइन प्लाज्मा में आएगा, फिर से लक्षण आएंगे। अब क्या होगा? इसी साइकिल को हमें ब्रेक करना होता है, इसी साइकिल को। अब ध्यान से सुनो, कुछ प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट बनाते हैं। गैमेटोसाइट, गैमीट नहीं बोला मैंने, गैमेटोसाइट मतलब ऐसा सेल जो गैमीट बना सकता है। अभी गैमीट नहीं बना, गैमेटोसाइट आरबीसी के अंदर। तो एक तरफ तो वो नए नए आरबीसी में घुस रहे हैं, हीमोजॉइन बना रहे हैं, आरबीसी बर्स्ट हो रहा है, हीमोजॉइन प्लाज्मा में आ रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं हर सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, और नए नए आरबीसीज अटैक हो रहे हैं और बर्स्ट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ प्लाज्मोडियम ने आरबीसीज के अंदर गैमेटोसाइट्स बनाए। जब आरबीसी बर्स्ट होगा तो ये गैमेटोसाइट्स भी प्लाज्मा में आ गए। पर ये गैमीट हमारी बॉडी में नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर, पीएच जो चाहिए वो हमारी बॉडी में नहीं है। तो हमारी बॉडी में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन हो रहा है लिवर सेल्स के अंदर, आरबीसी के अंदर, बुखार, सिम्टम्स, लक्षण, बीमारी हमें हो रही है, पर गैमीट हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे। अब मान लो इस इंसान को किसी नॉर्मल हेल्दी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने फिर से खून चूसने के लिए बाइट किया, उसने खून चूसा, उस खून के अंदर प्लाज्मा भी आ रहा है, डब्ल्यूबीसी भी है, आरबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। हो सकता है वो आरबीसी आ जाए जो अभी तक बर्स्ट नहीं हुए थे पर उनके अंदर गैमेटोसाइट्स है, या आरबीसी बर्स्ट भी हुआ था तो उसके गैमेटोसाइट्स प्लाज्मा में है। कुल मिलाकर खून के साथ वो गैमेटोसाइट उस मॉस्किटो के माउथ में आ गए, माउथ से होते हुए ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टीन में आ गए। इंटेस्टीन में ऐसा टेम्परेचर और पीएच मिला कि अब ये गैमेटोसाइट्स गैमीट बनाएंगे। तो गैमीट कहां बनेगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की गट में। वहीं उनका फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होगा, यानी जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से थोड़ा थोड़ा एम्ब्रियो बनना शुरू होगा। ये सब उसकी इंटेस्टीन में हो रहा है। अब ये इंटेस्टीन की दीवार तोड़ के बाहर निकलेगा, चारों तरफ एक ठोस सिस्ट वॉल बनाएगा और उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाएगा। बेटा इसी दौरान वो जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो, 2 सेल, 4 सेल करते करते फिर वो स्पोरोजॉइड स्टेज बन जाएगी। अब इस मच्छरनी के सलाइवा के अंदर भी स्पोरोजॉइड है, इन्फेक्शियस, और फिर इसी मच्छरनी किसी हेल्दी इंसान को बाइट करेगी तो फिर ये इन्फेक्शियस स्पोरोजॉइड उस हेल्दी इंसान के ब्लड में जाएंगे, उसके लिवर सेल में जाएंगे, वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लिवर सेल बर्स्ट होगा, फिर आरबीसी के अंदर एंटर करेंगे, हीमोग्लोबिन को हीमोजॉइन में कन्वर्ट करेंगे, वहां भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर आरबीसी बर्स्ट होगा, फिर उसके हीमोजॉइन ब्लड में रिलीज होगा, सिम्टम्स आएंगे, फिर न्यू आरबीसीज अटैक करेंगे और उसमें गैमेटोसाइट्स बनाएंगे। तो ऐसे करके एक इंसान से दूसरे इंसान में ये स्प्रेड हो गया थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? देखिए, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स
आरबीसी के अंदर डेवलप हो रही हैं। ये सेक्सुअल स्टेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, गैमीट नहीं बना हमारे अंदर, जाइगोट नहीं बना। अब फीमेल मॉस्किटो इन गैमेटोसाइट्स को ले लेगा ब्लड मील, खून के साथ में, और गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट सारा का सारा गट ऑफ मॉस्किटो में होगा, और फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजॉइड्स मौजूद हो जाएंगे, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऐसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में ये फैलता जाता है। मस्त तरीके से समझ आ गया? चलिए, तो अब बेटा एक काम करो, आप आइए एक बार इंक्यूबेशन पीरियड हम लिख लेते हैं सारी स्पीशीज का। प्लीज लिखिए इंक्यूबेशन पीरियड क्विकली एवरीबडी। नाउ दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट ये बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए। पहला इन्फेक्शन से लेके पहला सिम्टम आने तक। सबसे कॉमन होता है वाइवैक्स, सबसे रेयर होता है ओवेल, सबसे खतरनाक डेंजरस है फेल होना यानी फैल्सीपैरम, और सबसे पहले खोजा गया था मलेरिया। चलिए, सो इंक्यूबेशन पीरियड बेटा, इसमें 2 हफ्ते लग जाते हैं, यानी 14 डेज में सिम्टम आ जाता है। इसमें 12 डेज में ही आ जाता है। इसमें 28 से 30 डेज तक भी लग जाते हैं, 1 महीने तक भी लग जाता है ना। बेटा इसमें हर तीसरे दिन बुखार आता है, हर तीसरे दिन, एवरी 3rd डे, मतलब 48 घंटे पूरे हो गए, उसके बाद 2 दिन पूरे हो गए, तीसरे दिन हर 3rd डे बुखार आएगा, क्योंकि एवरी 3rd डे आरबीसीज बर्स्ट होकर हीमोजॉइन रिलीज करते हैं। पर इसमें जल्दी जल्दी बुखार आता है बेटा, एवरी 2nd डे ही बुखार आ जाता है, 3 दिन पूरा होने के पहले पहले बुखार आ जाता है, और इसमें हर 4थे दिन। वैसे तो सीधे सीधे ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसी से हमें स्पीशीज पता चल जाती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये मोस्ट कॉमन है। अब मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स? बहुत सिंपल है, जैसे हीमोजॉइन रिलीज होगा ये सिम्टम्स आएंगे। बेटा सबसे पहले ठंड लगेगी, कपकपी होगी, चिल्स एंड शिवरिंग। जैसे ही हीमोजॉइन प्लाज्मा में आएगा, सबसे पहले कपकपी होगी, ठंड लगेगी, कपकपी होगी। फिर तेज बुखार आता है बेटा, इसमें भी बहुत तेज बुखार आता है, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार चला जाता है, बहुत हाई फीवर। और फिर एकदम पसीने आते हैं और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, पर इंसान थक जाता है। फिर ऐसे ही हर तीसरे दिन फिर से, क्योंकि फिर से आरबीसी अटैक जो हुए हैं उनमें हीमोजॉइन बनेगा, मल्टीपल फिजन होगा, आरबीसी बर्स्ट होंगे, फिर हीमोजॉइन ब्लड में आएगा, फिर यही चीजें होंगी। सो खतरनाक स्वेटिंग होगी, प्रोफाउज स्वेटिंग। जब तक हीमोजॉइन ब्लड में रहता है ना, तब तक फीवर तेज रहता है, और जैसे ही हीमोजॉइन कम होने लगता है, पसीने आने लग जाते हैं, और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल। लेकिन थकान बहुत हो जाती है, आरबीसीज बहुत सारे टूट जाते हैं, बट टायर्डनेस टिपिकल सिम्टम होता है बेटा, टिपिकल। टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल बट थकान। और फिर एवरी 3rd डे, एवरी 4th डे, एवरी 2nd डे, जो भी स्पीशीज है वो कहानी चलती रहेगी, रिपीटेड एवरी 3 to 4 days। इतना लिख लीजिए बेटा। वैसे तो इसके टिपिकल सिम्टम्स हैं, एकदम टिपिकल, मतलब तुरंत समझ में आता है मलेरिया हो रहा है। जैसे टाइफाइड में लगातार बुखार बना रहता है, टीबी में शाम को बुखार आना शुरू होता है, ऐसे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। निमोनिया में सांस लेने में भी तकलीफ होती है, ऐसे अलग अलग होते हैं। यहां पर मैं एक बात और मजेदार बताती हूँ, पहले जमाने में ऐसा भी होता था बेटा, कभी कभी, मतलब आप मानोगे नहीं, सिम्टम्स आ रहे हैं पर ब्लड टेस्ट कराने पे, मैंने खुद अपनी फैमिली में केस देखा हुआ है, ब्लड टेस्ट कराने पे मलेरिया नेगेटिव, प्लाज्मोडियम नेगेटिव। एक बार ब्लड टेस्ट कराया नेगेटिव, दूसरी बार ब्लड टेस्ट कराया नेगेटिव। डॉक्टर ने बोला कि आप मेरे कहने पर, मेरे विश्वास पर एंटी मलेरियल दवाई ले लो, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। और पहले पेशेंट का ट्रस्ट भी होता था। अब मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में बैठकर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बैठकर अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और आपने उसको कुनाइन, सिंचोना, कोई भी दवाई दे दी है जो एंटी मलेरियल है, पर रिपोर्ट में नेगेटिव है,
और मान लो उसको कोई रिएक्शन हो गया तो मर गया, वो आप पे कोर्ट केस कर देगा। तो अब तो डॉक्टर्स भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वरना पहले तो ले लेते थे, पहले तो वाकई में डॉक्टर्स को भगवान मानना वो चीज होती थी बेटा। चलिए अब आ जाओ बेटा, इसका बचाव क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रिवेंशन। आप लोग खुद लिखवाओ मुझे प्रिवेंशन बेटा, कुछ नहीं, मच्छरनी के काटने से बचना है अपने को, बेसिकली लिखवाओ। वही एक तो मॉस्किटो नेट बेटा, मॉस्किटो रेपलेंट्स, ओडोमॉस लगाओ, कछुआ छाप अगरबत्ती लगाओ, जालियां लगा दो बेटा ताकि मच्छर नी मैडम अंदर नहीं आए, दरवाजों पर, विंडोज पर, है ना। देन क्लीनिंग ऑफ वाटर सोर्सेस ताकि ब्रीडिंग ही ना हो। तो कूलर्स वगैरह जो हैं, जहां भी पानी इकट्ठा होता है, जहां पर जब इनका रिप्रोडक्शन होता है तो इनके लार्वा पनप ही नहीं पाए बेटा, अडल्ट ही नहीं बन पाए, तो क्लीनिंग कर दो वाटर सोर्सेस की, मैश लगा दो, नेट्स ले लो, रेपेलेंट्स ले लो। देन बेस्ट क्या है, मच्छर नहीं मार दो, मच्छर मार दो बेटा, ना रहेगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो किलिंग ऑफ मॉस्किटोज, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर। सबसे अच्छा बचाव क्या है, मच्छर ही मार दो आप। अब उसमें मच्छर नी ढूंढ ढूंढ के नहीं मार पाओगे बेटा, उसमें मच्छर भी शहीद होंगे, ये अलग बात है, ये अलग बात है। वो रैकेट्स आते हैं ना मच्छर मारने वाले, चट 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 खूब आवाज आती है, किलिंग ऑफ मॉस्किटोज। एंड यस, आप लोग चैट्स में बिल्कुल सही लिख रहे हैं बेटा, एक मछली आती है गैम्ब्यूसिया मछली, जो भी आसपास में पॉन्ड है, लेक है, जहां पर भी मच्छर मॉस्किटोज ब्रीड कर रहे हैं वहां इसे छोड़ दो, ये लार्वा खा जाती है। तो जब लार्वा ही खा जाएगी तो वो अडल्ट फीमेल बनेगी ही नहीं और मलेरिया फैलेगा नहीं। लार्विसाइडल है ये, लार्विसाइडल। फीटिसाइड मतलब फीटस किल करना, लार्विसाइड मतलब लार्वा किल कर देती है बेटा। इसे बायो कंट्रोल मेथड बोलेंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम मच्छर कंट्रोल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें वो लार्वा भी मर जाएंगे बेटा जो मेल्स थे, तो मेल्स भी अपनी फीमेल्स के साथ में शहीद हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ इलाज क्या होगा, ट्रीटमेंट। अब दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी पर पीवाईक्यू आया हुआ है। ट्रीटमेंट बेटा एक दवाई है नेचुरली, क्विनाइन, दिस इज अ नेचुरल केमिकल। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक सिंचोना पेड़ है, सिंचोना ट्री, उसकी जो छाल है, बार्क, उससे ये केमिकल निकलता है और इसके अंदर मलेरिया के प्लाज्मोडियम को मारने की क्वालिटीज हैं। ये एंटी मलेरियल है बेटा, नेचुरल है, सिंचोना पेड़ की छाल से मिलता है ये केमिकल। और बाकी बेटा बहुत सारी आर्टिफिशियल बना ली हैं, जैसे क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन एक्सेट्रा। इन पे पहले क्वेश्चंस आते थे बेटा जब अलग अलग एग्जाम्स होते थे। इसे कुनैन बोलते हैं, कुनैन की दवा, कुनैन, कुनैन क्यूनाइन है, बहुत गर्म होती है काफी, दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ। अगर घर में कभी किसी को हुआ हो, ईश्वर नहीं करे, पर मलेरिया का सुना है कभी, कुनाइन की दवा देते हैं। अब तो खैर कुनाइन कम हो गई, अब तो काफी स्ट्रांग होती है क्योंकि ये ठंडे दूध के साथ इसे लिया जाता है, वरना वॉमिटिंग्स तक होने लग जाती है काफी, बट इट इज वेरी इफेक्टिव ड्रग। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना बेटा, अब एक बात ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलो, ये तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे और वर्ल्ड मलेरिया डे, ये मैंने सारा आपको पढ़ा दिया, एक एक शब्द मैंने लिखवा दिया है, एक एक शब्द। अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ना बेटा, इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे, ये पूरा मैंने आपको चार्ट भी बनवा दिया है। अब प्लीज पेन साइड में रखकर मुझे सुनिए, पेन साइड में रखकर मुझे सुनिए, प्लीज एवरीबडी पेन साइड में रख दो। अब मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रही हूं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। एक बार क्वेश्चन आया था कि मलेरिया में बुखार कब आएगा, यानी मलेरिया के लक्षण कब आएंगे। जब भी हीमोजॉइन ब्लड में आएगा आप कहोगे, बिल्कुल सही बात है।
एक्चुअली बेटा होता क्या है, पहले हम लोग बहुत डिटेल में ये साइकिल पढ़ाते थे, अब पूछते नहीं है। जब प्लाज्मोडियम ब्लड में एंटर करता है, ध्यान से सुनो बेटा, हटा दो वो पेन पेपर साइड में, तो हमने उसे क्या कहा, स्पोरोजॉइड। है तो सिंगल सेल का ही ना, प्रोटोजोआ है यानी प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है, सिंगल सेल है, हम तब उसे स्पोरोजॉइड कह रहे हैं। जब हमारे लिवर में घुसता है तो कुछ और नाम देते हैं, आरबीसी में घुसता है कुछ और नाम देते हैं, आरबीसी से निकलता है कुछ और नाम देते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज आता है। तो आरबीसी जब बर्स्ट होते हैं और वो प्लाज्मोडियम, वो भी सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म ही है, वो जब बाहर आएगा प्लाज्मा में और हीमोजॉइन भी आएगा, उसे मीरोजॉइड कहते हैं। तो इतना आपको आना चाहिए, ये प्लाज्मोडियम की ही स्टेज है। ये पीवाईक्यू आया हुआ है बेटा इसीलिए। दूसरा क्वेश्चन, एक इंसान है जिसको मलेरिया है, उसको बुखार कब आएगा? तो ये तो आपको पता ही है, खैर आरबीसी रप्चर होंगे और हीमोजॉइन रिलीज होंगे तब आएगा, ये तो आएगा, ये तो आपको मालूम ही है ना। तो ये भी पीवाईक्यू है। अब तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि शाइजोंट स्टेज, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, शाइजोंट स्टेज जो है वो कहां मिलती है? बेटा आरबीसी जब बर्स्ट होता है और ये निकलता है तब इसे मीरोजॉइड बोलते हैं, और आरबीसी के अंदर जब ये हीमोग्लोबिन से हीमोजॉइन बना रहा है तब इसे शाइजोंट कहते हैं। सिर्फ एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, पहले ये क्वेश्चंस क्योंकि पूछे गए हैं, अब हालांकि बहुत साल से नहीं पूछे हैं, पर ये तो आना ही चाहिए, मीरोजॉइड आना चाहिए और आरबीसी बर्स्ट होगा, हीमोजॉइन रिलीज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब फीवर आएगा। अब एक और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब आप नोट्स में बाद में ऐड करेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट जिसके कारण मलेरिया का बुखार आता है यानी सिम्टम आता है, तो वो है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन, दिस इज द आंसर। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट है, एक हीम पार्ट है। ग्लोबिन पार्ट ऐसा का ऐसा रहता है, ग्लोबिन पार्ट में चेंज नहीं होता। हीम पार्ट जो है, जो कलर्ड पिगमेंट है, कलर्ड पिगमेंट, हीम पार्ट, उसके अंदर चेंजेस होकर हीमोग्लोबिन से हीमोजॉइन बन जाता है। क्या चेंजेस होते हैं हमें नहीं पढ़ना, बस इतना समझ लीजिए कि ग्लोबिन पार्ट से नहीं बनता, हीम पार्ट से बनता है, कलर्ड पार्ट से बनता है हीमोजॉइन, उसमें चेंजेस होते हैं। ये पीवाईक्यू आया हुआ है। एक्चुअली बेटा जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें जो 4 हीम ग्रुप्स हैं, याद है मैंने पढ़ाया था, उसमें Fe2+ है जिसके साथ ऑक्सीजन है, वो हमारे लिए तो फायदेमंद है, पर पैरासाइट के लिए वो टॉक्सिक है, जहरीला है। तो पैरासाइट उसे कन्वर्ट करता है एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारे लिए जहरीला नुकसानदेह होगा हीमोजॉइन। आप सब भूल जाओ तो बस इतना याद रखना कि हीम वाले पार्ट में चेंज होता है, ग्लोबिन वाले पार्ट में नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन से हीमोजॉइन बनता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। एक क्वेश्चन और आया हुआ है पीवाईक्यू, ध्यान से सुनिएगा, कि एक इंसान है जिसका ब्लड टेस्ट कराया, हमें लग रहा है मलेरिया है, तो हम किस टाइम पर टेस्ट कराएं कि हमें खून में, ध्यान से सुनना, हमें प्लाज्मोडियम मिले। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो। वैसे तो प्लाज्मोडियम या तो लिवर सेल के अंदर था और फिर आरबीसी के अंदर है। अब तो बहुत अच्छे टेस्ट हो गए हैं, अब तो मिल जाता है, आरबीसी के अंदर भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वरना बेस्ट टाइम कब है? जब वो आरबीसी बर्स्ट होके और वो प्लाज्मा में है। जिस समय वो प्लाज्मा में मौजूद है तुरंत दिख जाएगा, और प्लाज्मा में अगर आ गया है मतलब फीवर आ गया है, टेम्परेचर राइज कर गया है। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज कर रहा है उसके ठीक पहले या तो टेस्ट कराओ, क्योंकि वो जस्ट बर्स्ट होकर आ ही रहा है और फिर टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और जब एक बार आ गए हैं प्लाज्मा में, उसके बाद 4-5 घंटे तक, जब तक हाई फीवर रहता है, यानी वो हीमोजॉइन का अस्तित्व रहता है, बुखार वगैरह आता है, फिर वो स्वेटिंग वगैरह होगी, वो दोबारा आरबीसी में घुस जाएंगे। तो केवल जब वो प्लाज्मा में मौजूद है, बुखार आने के 1 घंटा पहले और बुखार आने के 5 घंटे तक, इस दौरान ब्लड में टेस्ट कराओगे तो आराम से आपको मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम दिखाई देगा। जब टेम्परेचर राइज करता है, नॉट 1 आवर बिफोर एंड नॉट 5 आवर आफ्टर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1 घंटे के अंदर अंदर बुखार आ जाता है और 5 से 6 घंटे तक वो बुखार रहता है, उसके बाद वो फिर घुस जाएंगे नए नए आरबीसी में, फिर पकड़ पाना मुश्किल होता है। इज इट वेरी 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 क्लियर?
एवरीबडी, यस, राइज ऑफ टेम्परेचर। ट्रिक की बेटा कोई जरूरत नहीं है। वैसे ह्यूमन स्पोरोजॉइड है, ह्यूमन के अंदर स्पोरोजॉइड आया, लिवर में जाएगा, फिर पेनिट्रेट करेगा आरबीसी के अंदर, वहां गैमेटोसाइट्स बनेगा, वो मॉस्किटो लेगा, मॉस्किटो के अंदर जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर मोटाइल हो जाता है, उसे ऊकाइनीट बोलते हैं, पहले सिखाते थे। फिर उससे ऊसिस्ट बनती है, यानी वो चारों तरफ एक कवच बनाता है, और फिर वो स्पोरोजॉइड बनाएगा जो ह्यूमन के अंदर एंटर करेगा। ऐसे करके ये कहानी चलती रहती है, आप नहीं भी याद करना चलेगा। चलिए आइए बेटा कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं बेटा, 2-5 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है। मलेरिया समझ आया। आज खुद पहले साइकिल बनाना, खुद से समझना, एक टीचर की तरह स्टूडेंट हो जैसे उसको समझाना, और फिर एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। सो कॉमन कोल्ड राइनाइटिस होता है, ये राइनो वायरस से होगा, राइनाइटिस बाय राइनो वायरस। 99% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है पीवाईक्यू के फॉर्म में भी, प्लीज करिए। कॉमन कोल्ड और निमोनिया में कॉमन पूछा है, कॉमन। सेम पैथोजन नहीं है बेटा, ये वायरस से होता है, राइनो वायरस से, और ये बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। सेम वेक्टर, वेक्टर तो है ही नहीं इसमें बेटा, वेक्टर का तो रोल ही नहीं है। हाँ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है, वो अलग बात है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इनक्योरेबल क्यों है भैया? बिल्कुल क्योरेबल है, दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स है निमोनिया के लिए, और ये तो 3 to 7 डेज में खुद ही ठीक हो जाता है। 72% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, यस गौतम, सिमी, वसाला, किटी, फ्रिन, बिल्कुल सही आंसर्स हैं। सात्विक, जैस्मीन। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा से होती है, तो ए का 4 हो गया। डमडम फीवर लिशमानिया डोनोवानी से होता है, तो बी का 3 हो गया। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से होता है, सी का 2 हो गया। और एड्स HIV से होगा। लिशमानिया ट्रॉपिका से भी एक बीमारी होती है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते थे सारी डिजीजेस। 76% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, यस आदिश्री, ख्वाहिश, चारू। अच्छा, चारू दूसरी क्लास से आ गई है। कैसी चल रही है आप लोगों की सबकी पढ़ाई? रॉन्गली मैच्ड मतलब बेटा फॉल्स पूछा है। टाइफाइड से विडाल फीवर से, विडाल टेस्ट से टाइफाइड डायग्नोस करते हैं, आज ही पढ़ा है। प्लेग वायरल नहीं है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस से होती है, आज ही पढ़ाया है बेटा। फेल होना, फैल्सीपेरम मतलब फेल, फैल्सीपेरम मतलब फेल, और फेल होना खतरनाक है, खतरनाक है, मोस्ट डेंजरस मलेरिया और कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है। सो बी फॉर बॉम्बे। 84% ने करेक्ट आंसरिंग भी की है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में 2 बार आ चुका है एज इट इज, करिए सॉल्व। यस रागिनी, प्रीति, इशिता, वेरी गुड बेटा। दक्षता, अभिषेक, वेरी गुड, अच्छी चल रही है अभिषेक पढ़ाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। मॉस्किटो से होनी चाहिए और वायरल भी होनी चाहिए बेटा। मलेरिया भी मॉस्किटो से होता है पर वायरल नहीं है। चलो ये तो आपको पढ़ाया नहीं है। येलो फीवर डेंगू बिल्कुल सही है। फिलारियासिस हाथी पांव भी मॉस्किटो से होता है पर ये एक राउंड वर्म है। टाइफाइड का तो मॉस्किटो से लेना देना ही नहीं है बेटा, ये मॉस्किटो से नहीं होती, ये मक्खी से होती है, आज ही पढ़ाया है, सैंड फ्लाई, और वैसे भी ये एक प्रोटोजोआ है। डिप्थीरिया नहीं। 70% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखें कौन सही आंसर करता है। यस सोहेल, गौतम, अंकित, चलता है यार, 5 मिनट गुरुमा को दे दो, कभी कभी जल्दी भी तो छोड़ती हूं। बताइए। वायरल होनी चाहिए और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। सिफिलिस पढ़ाया है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। गोनोरिया क्या पढ़ाया था बेटा? निसीरिया गोनोरी। जिनाइटल हर्पीज कहानी में ट्विस्ट। बैसिलस एंथ्रासिस से तो एंथ्रैक्स होती थी, कहानी में ट्विस्ट। लव में ट्विस्ट, लव में ट्विस्ट, दोनों सही हैं पर ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है।
कितने स्टूडेंट्स हैं ईमानदारी से? ये देखो अभी मेरी प्यारी जनता ऐसा पलटेगी जैसा सिमरन भी नहीं पलटी थी राज के लिए। अभी देखो ये सब बी वाले डी लगाएंगे। 55% ने करेक्ट करा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। पलटू जनता, पलटना नहीं है। यस, सिफिलिस इज बैक्टीरियल, एब्सोल्युटली। हमेशा देखो पैथोजन की ग्रुप कौन सा पूछा है और डिटेल्स क्या पूछी है। करेक्ट था, वेरी गुड बेटा। यस, पुष्पक, तनु, वैष्णवी, करेक्ट था, वेरी गुड बेटा। अमीबियासिस, चलो ये तो अभी पढ़ाया नहीं है। डिफ्थीरिया तो पढ़ाया है, डीपीटी वैक्सीन, डिफ्थीरिया डीपीटी वैक्सीन, बी का 3। ये लो आंसर आ गया बेटा। कॉलेरा आपको याद है मैंने बताया था, चावल के पानी जैसे लूज मोशन दस्त होते हैं, तो उसमें ओआरएस का घोल काम करेगा। सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम, बेटा डी से भी आंसर लगा सकते थे आप। अमीबियासिस में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, तब आ जाएगा आपको। 82% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे देती हूं मैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, बहुत थोड़े से हैं। वो साइकिल जरूर बना लेना बेटा, और थोड़े से जो मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बहुत मजे आएंगे। कल और डिजीजेस को भी हम देखेंगे। यहां तक पढ़ना, क्लिनिकल केसेस के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ आपको चैप्टर पढ़ा रही हूं ताकि आपको चीजें क्लास में याद हो। कोशिश करना उसी तरीके से आप भी इसको रिवाइज करिएगा। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। गाना कल सुनाती हूं।